कंफ्यूजन थी कि बताओ सर। जब क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट सेट्स हैं, तो जैसे A65 का भी है, उसका भी एक ही बाइनरी, और 65 जो नंबर है उसका भी एक ही बाइनरी है। तो अब इसमें कोई स्विच लगा होगा कि फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग के लिए उसमें ये सेट लेना है और मतलब नंबर्स के लिए ये सेट लेना है, या किस तरह होगा? अच्छा, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। इनका सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ अगर किसी को समझ में ना आया हो तो। और मैं वही वाली ड्राइंग भी दोबारा खोल लेता हूँ जो मैंने कल खोली हुई थी। Here you go। अच्छा जी, तो इन्होंने सवाल पूछा है कि कल की क्लास में जो हमने ये डिस्कस किया था कि जनाब यहाँ पे एक 63 की ये बाइनरी लिखी हुई है, तो अगर ये नंबर की बाइनरी है 63 में या टेक्स्ट की बाइनरी है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने एंड पे इसको हैंडल कर लेता है। पहला ये बेसिक आइडिया देना मकसद था कि असल में सेव इस तरह से हो रहा होता है। तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, राइट, अगर मैं कल वाला कोड आपको खोलूं, कल वैसे हमने कोड तो कुछ नहीं लिखा था, बिल्कुल छोटा सा ही लिखा था। ओके, ऑनलाइन। तो जब मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ना, तो जो मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उसको देख लेती है उसी वक्त डायनेमिकली टाइप, जैसा मैंने कल जिक्र की थी बात कि डायनेमिकली टाइपिंग होती है जावास्क्रिप्ट में, वो उसको देख लेता है कि मैंने किस तरह का नंबर दिया है। ठीक है, अच्छा कैसे पता चलता है उसको? अगर इसके शुरू में डबल कोट्स है और इसके आखिर में डबल कोट्स है, तो उसको समझता है कि ये स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप है ये, तो उसको स्ट्रिंग टाइप में रखता है। अच्छा, एक वेरिएबल 231 ऐसे है और एक 231 ऐसे है, तो इन दोनों के लिए जो मेमोरी एलोकेशन होगी ना, ठीक है, इसको नाम रख देता हूं मैं TXT। सही है, नाम चेंज कर दिया, ये एक नाम है, ये दूसरा नाम है। तो ये जो 231 है ये एज अ स्ट्रिंग सेव होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये पता होता है, ठीक है। और वो उसको कैसे मेमोरी में सेव करवाना है वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एंड पे हो रहा होता है हैंडल। हमें इसमें नहीं करना होता, हमें तो वैसे उसमें भी कुछ नहीं करना होता। तो अब इसको पता है कि भाई इसको ऐसे सेव करना है और दूसरे में नंबर के तौर पे सेव करना है। सवाल क्लियर हुआ आपका? अच्छा जी, किसी और का कोई सवाल है तो प्लीज पूछें वो। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है कि किसी का भी कोई सवाल नहीं है। चैट में भी कुछ लोग शायद पूछ रहे हैं। क्लियर हो गया? राइट सर, मोस्टली मोस्ट लाइकली सम सॉर्ट ऑफ इफ एल्स और स्विच लगा होगा इसके बैक पर। सर इस कोड में हमें 18 बाइट क्यों लिखा था? 18 बाइट इसलिए लिखा था कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये 18 बाइट ले रहा है। ठीक है, ये 18 बाइट ले रहा है। सॉरी, ये 18 बाइट, एक मिनट, 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18, हाँ सही है ना, 18 बाइट तो ले रहा है ये। 16 बिट ईच कैरेक्टर है ना ये, मतलब 16 बिट या 2 बाइट भी कह सकते हैं इसको। 2 बाइट ईच कैरेक्टर ले रहा है तो सही है, 18 बाइट बन गया इसके। ठीक है जी। अच्छा जी, 9 कैरेक्टर मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया जनाब। अब उसके बाद हमारे पास एक अदद कैरेक्टर, एक अदद वेरिएबल की टाइप है जिसको हम कहते हैं बूलियन। नंबर और स्ट्रिंग को तो हम समझ चुके हैं। आज हम बूलियन पे डिस्कशन शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि हम क्या क्या चीजें आज की क्लास में हम कवर कर पाते हैं। क्लास 5, और इसके अंदर मैंने कहा कि ये सारी स्क्रिप्ट्स क्लियर कर दो। सारे स्क्रिप्ट मैंने क्लियर कर दी, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं।
और साइड बार को हम बंद कर देते हैं। अच्छा, मैंने कहा वार दोबारा से, ठीक है, किसी भी टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए हमें इसके अंदर वार का ही इस्तेमाल करना होता है। ऑन अदर हैंड जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको बूलियन टाइप वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए अलग तरीके, उसके लिए अलग कीवर्ड होता है, ठीक है, उसके लिए वो आमतौर पर बूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बूल लिखते हैं और फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं कि भाई जैसे माई, जो भी नाम है आपका वैल्यू, उसके बाद क्या करते हैं, जैसे माई वार लिख दिया मैंने और इक्वल्स करके उसमें ट्रू, ठीक है, इस तरह। लेकिन जावास्क्रिप्ट में अलग अलग नहीं है, जावास्क्रिप्ट में सबके लिए वार है, ठीक है। तो मैंने कहा वार माई वार, या इसको कर देते हैं कि इज ओपन, मिसाल के तौर पर कोई गेट ओपन है या कोई गेट क्लोज है, ठीक है, उसके लिए आप एक वेरिएबल बना के उसको आप सेव करना चाह रहे हैं इस डेटा को, तो वो डेटा ट्रू फॉल्स में सेव होता है, उसको हम कहते हैं बूलियन, ठीक है। बूलियन के अंदर जैसे नुमेरिक होता है जो वेरिएबल या नंबर का वेरिएबल होता है, उसमें पॉसिबिलिटी क्या होती है कि 0 से लेके लार्जर नंबर 8 बाइट तक का उसमें आ सकता है, कोई सा भी आप डाल दें, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या होता है कि जितने भी UTF-8 UTF-16 का जो चार्ट हमने कल डिस्कवर किया था, उसके अंदर जितने भी UTF-8 में कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो स्ट्रिंग के वेरिएबल में आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लेंथ की भी कोई लिमिट नहीं है, जितने आपके रैम है आपके पीसी में उतनी लंबी लेंथ का आप वेरिएबल बना सकते हैं, या जिस पीसी में आपका ये प्रोग्राम चलेगा जो आप बना रहे हैं, जिस पीसी में चलेगा उसमें जितनी बड़ी रैम है उतना लंबा स्ट्रिंग आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। यही वजह है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जब आप उनको डाउनलोड करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आपके पास ना मिनिमम इतने MB की रैम अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर में इस तरह लिखा होता है, तो उसका रीजन यही होता है कि उनको पता होता है कि हमारे प्रोग्राम में बैक वक्त इतने सारे वेरिएबल बन रहे हैं कि हमें इतने MB रैम रिक्वायर्ड है, अदरवाइज ये प्रोग्राम सही तौर पर नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास 1 GB रैम अगर किसी सॉफ्टवेयर में लिखा है कि भाई है, तो आप उसमें 1 GB जितना बड़ा वेरिएबल सिंगल या मुख्तलिफ मिक्स करके 1 GB तक का वेरिएबल उसमें बना सकते हैं, ऑफकोर्स, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बूलियन टाइप का वेरिएबल होता है, इसमें सिर्फ 2 तरह की वैल्यू आ सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। अच्छा, तो अब जरा सा कोई मुझे अपना माइक ऑन करके ये बताए या चैट में बताए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यार मेरी स्क्रीन शेयर हुई भी तो नहीं, आई थिंक हुई भी है मेरी स्क्रीन शेयर, जी जी हाँ स्क्रीन स्क्रीन शेयर जी हो शेयर। रही सर है। हो रही है। जी सर हुई भी है। यार पहले ना इसमें एक बना हुआ आता था, ग्रीन कलर का एक सर्कल आता था, अभी वो नहीं आ रहा, तो पता नहीं शायद कुछ इन्होंने अपडेट किया। पहले क्या होता था, स्क्रीन के चारों साइड ना ग्रीन सा एक वो आ जाता था बॉर्डर सा, वो नहीं आ रहा अब, लेकिन स्क्रीन शेयर है, चलो ये अच्छी बात है, उन्होंने उसको खत्म कर दिया। सर विजुअल स्टूडियो में तो कैरेक्टर सेट UTF-8 लिखा होता है। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, लास्ट क्लास के आखिर में ये सवाल किसी ने पूछा था, तो हमारे पास टाइम नहीं बचा था, तो मैं उसको आंसर नहीं कर पाया। यहाँ पे ये छोटा सा UTF-8 जो लिखा हुआ है ना, मैं इसके बारे में बताता हूँ अभी आपको कि ये क्यों लिखा हुआ है। तो बल्कि हम पहले इसी का आंसर कर लेते हैं कि ये क्यों लिखा हुआ है। देखो, गौर से इस चीज को समझना, मेरा एक सॉफ्टवेयर है जो जावा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल मैं बना देता हूं, बल्कि एक वेरिएबल यहाँ पे मैंने कहा जनाब वार, ठीक है, मैंने कहा नेम 1, सही है, नेम इनपुट ले रहा हूं मैं बंदे से, मैंने कहा प्रॉम्प्ट, ठीक है जी, प्रॉम्प्ट से मैंने इनपुट ले लिया, मैंने कहा एंटर योर नेम, करेक्ट, ठीक है जी। अब यहां पर जो बंदा अपना नाम लिखेगा वो इस वेरिएबल में एज अ स्ट्रिंग आके सेव होगा, ठीक है जी। तो बंदा यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकता है अपना नाम लिखने के लिए, UTF-16 के चार्ट में जो जो वेरिएबल जो जो कैरेक्टर मौजूद हैं, वो सारे कैरेक्टर्स बंदा अपने नाम में इस्तेमाल कर सकता है यहाँ पर जब उससे नाम पूछा जाएगा तो, ठीक है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, अगर उसने UTF-16 के अलावा कोई कैरेक्टर इनपुट दिया तो वो कैरेक्टर इसमें सेव नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब वो उसमें सेव नहीं हो पाएगा तो क्या उसको इमिट कर देगा, हटा देगा, मैंने करके नहीं देखा, आप प्लीज करके ट्राई कीजिएगा, कोई ऐसा कैरेक्टर इसमें लिखिएगा जो UTF-16 के चार्ट में ना हो,
फिर देखिएगा आप और मुझे भी बताइएगा कि क्या होता है। बट इतना हमें पता है कि UTF-16 में ये ले पाएगा। ऑन अदर हैंड, ठीक है, ऑन अदर हैंड ये तो हो गया। ऑन अदर हैंड मैं यहां पर आया विजुअल स्टूडियो कोड की स्क्रीन पे। यहां पर जो मैं कोडिंग लिखूंगा, ये मैंने कोडिंग लिखी है यहां पर, ये जो कोडिंग लिखूंगा इसमें मैं कौन से कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकता हूं? ये जो यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है UTF-8, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ बाय द वे, ठीक है। ओपन इनकोडिंग में इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे अगर प्रोग्राम में कोई ऐसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो UTF-8 में नहीं होते, ठीक है, तो उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो कोडिंग करते हुए जो मैं कैरेक्टर्स लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, जो मेरी हार्ड ड्राइव में सेव होंगे, उसमें मैं कौन से कैरेक्टर लिख सकता हूँ? UTF-8, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड में डिफॉल्ट UTF-8 है, ठीक है जी। अच्छा, तो UTF-8 होने की वजह से मेरी प्रोग्रामिंग का जो एक कैरेक्टर है वो कितने बाइट लेगा? 1 बाइट लेगा। 16 है और 8 है क्योंकि, ठीक है, तो मेरा एक कैरेक्टर 1 बाइट लेगा UTF-8, ठीक है, 8 बिट का 1 बाइट होता है ना, 1 बाइट लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास टोटल जितने भी कैरेक्टर हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे बन जाने चाहिए बाइट, ठीक है। इसको वेरीफाई भी हम कर सकते हैं, ठीक है, वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, बहुत सिंपल है। एक मैंने न्यू फाइल बना ली और इसको मैंने रख दिया नाम इसका test.html, जस्ट एक नाम रख दिया मैंने। तो ये जो फाइल है इसमें जो मैं कैरेक्टर्स लिखूंगा, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कैरेक्टर्स में मैंने लिख दिए। तो मेरा ये जो प्रोग्राम है इस कितने बाइट होना चाहिए जब इस फाइल को मैं सेव करूंगा? तो UTF-8 के हिसाब से इसको 20 बाइट होना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं जी, मैंने भी कभी ये करके नहीं देखा, करते हैं। बट मैंने कहा रिवील इन फाइंडर, ठीक है, इसको जरा फोल्डरों में खोला मैंने, राइट क्लिक, गेट इन्फो, ठीक है जनाब, और यहाँ पे 20 बाइट तलाश कीजिएगा जी। ये जनाब देखें आप, 20 बाइट लिखा हुआ आ गया, ठीक है जी, 20 बाइट है। मैंने 20 कैरेक्टर लिखे हैं तो 20 बाइट है वो। अच्छा, अब इस कैरेक्टर को मैं कम करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 कैरेक्टर हो चुका है, तो अब इसको कितना हो जाना चाहिए? 10 बाइट हो जाना चाहिए। इसको मैं रिफ्रेश करूँ, कैसे करूंगा? कम कर दिया मैंने, दोबारा मुझे खोलना पड़ेगा। रिवील इन फाइंडर, इसको बल्कि यहीं पे लिखा हुआ है मुझे गेट इन्फो करने की, ये छोटा सा यहाँ लिखा हुआ है 10 बाइट, ठीक है जी। तो 10 कैरेक्टर है तो 10 बाइट, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही मैं इसको अगर चेंज करने का ऑप्शन इसमें हुआ, ओपन इन कोडिंग, देखें इसके अंदर ना UTF-16 भी मौजूद है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। अगर मैं UTF-16 के साथ कर दूंगा, अब UTF-16 में एक L E और B, ये मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ है, लेकिन बट अगर मैं UTF-16 पे इसको सेव करना शुरू कर दूं कि भाई जो भी मैं कैरेक्टर लिखा उसको 16 पे सेव करूं, तो इसका साइज डबल हो जाएगा, ठीक है। तो UTF-16 कर दिया मैंने, UTF-16 करके मैंने दोबारा लिखा। अच्छा, आपने नोट किया जो जो पहले से लिखा हुआ था मेरा कैरेक्टर वो चाइनीज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसका रीजन पता है क्या हुआ? उसका रीजन ये हुआ कि UTF-8 में जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लिखा था, उस UTF-16 में ना उस चार्ट के उस पॉइंट पे चाइनीज का कोई वर्ड, ठीक है, तो इस वजह से वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो खैर, तो अब अगर मैं यहाँ पे आके दोबारा से लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब इसको कितने का होना चाहिए? मैंने टोटल 20 कैरेक्टर्स लिखे हैं, ठीक है। UTF-16 में एक कैरेक्टर 2 बाइट का होता है, तो इसको 40 बाइट हो जाना चाहिए। देखते हैं जनाब कि ये 40 बाइट होता है या नहीं होता है। ठीक है जी, 40 की जगह ये 42 बाइट हो गया। आई एम नॉट श्योर कि 2 बाइट इसने एक्स्ट्रा क्यों लिया है। मे बी ये बात सेव करने के लिए कि ये फाइल UTF-16 है, मे बी इस चीज को सेव करने के लिए, या मे बी मैंने गिन लेता हूँ कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ही है, बट 2 बाइट एक्स्ट्रा ले रहा है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। खैर, तो इसको मैं वापस से क्या कर देता हूँ, UTF-8 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखें, जैसे ही मैंने UTF-8 वापस किया ना, तो ये दोबारा से कैरेक्टर मेरे चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि जो मैंने कैरेक्टर लिखा हुआ था वो UTF-8 में वो मौजूद ही नहीं था,
ठीक है, UTF-8 में वो मौजूद नहीं था, तो इसलिए उसको कुछ बॉक्सेस बना दिए उसने। खैर, तो ये हमने क्वेश्चन लिया। जी जनाब, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि ये UTF-8 जो यहाँ लिखा हुआ होता है और जो जावास्क्रिप्ट में होता है, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? सर ये आप लैंग्वेज कहाँ से ये चेंज कहाँ से कर रहे थे UTF-8 और 16? ये थोड़ा कोने सा में छोटा सा क्लोज कर लिखा रहा हुआ था तो है, वो नजर नहीं बॉटम आ रहा। राइट कॉर्नर पे, बॉटम राइट कॉर्नर पे ना छोटा सा बटन बना हुआ है। आपको वो नहीं दिख रहा है छोटा वाला नीचे जो? आप ना फुल स्क्रीन से एग्जिट कर जाएं, फिर आपको शायद वो दिखना शुरू हो जाएगा। फुल स्क्रीन में वो नीचे एक बार आ जाता है। अच्छा, वो बार भी बाय द वे जब आता है, जब कोई चैट वगैरह आपकी अनरीड हो ना, उस वक्त वो बार आ रहा होता है। अगर आप सबको खत्म कर देना, वो जो नोटिफिकेशंस नीचे आएगी, तो वो थोड़ी देर में बार गायब भी हो जाता है। ये जो ब्लू कलर की सर बार आ रही है, इसमें ये UTF-8 लिखा हुआ है, यहाँ से चेंज कर रहे हैं आप? हाँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना, तो इसने कहा रीओपन विद एनकोडिंग ऐसे करके, और रीओपन में तो एक दूसरा एनकोडिंग सारी दिखा दी इसने। खैर, आपको ये सर चेंज ठीक है करने की तो जरूरत नहीं है, आप जो है उसको डिफॉल्ट पे रख के कोडिंग करें, कोई उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा था कि यार एक दोस्त ने सवाल पूछा तो मैंने कहा जवाब दे दूं उसका, इस चीज के लिए सिर्फ मैंने चेंज किया उसको। चलो, थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा जी, इस पॉइंट पे भाई मैं एक चीज और बताता चलूं। देखें, मैं यहाँ पे एज अ टीचर आपको पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि मुझे हर चीज पता हो। ठीक है, तो लेकिन आपके जहन में जो भी सवाल आए, ठीक है, वो आप पूछें जरूर। जरूरी नहीं है कि मुझे हर चीज पता हो। हमारे यहाँ जो कल्चर बन चुका है किस वक्त, उसमें मैंने देखा है पर्सनली भी, और लोगों से भी इस बारे में सुनता रहता हूँ कि अगर आप किसी टीचर से ज्यादा सवाल करें ना, तो वो टीचर आपसे तंग होता है। ठीक है, बट यहाँ पे इस केस में ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी आपके सवाल आते हैं, आप वो पूछें जरूर। अच्छा, मुझे बहुत सारी बातों का हो सकता है जवाब ना पता हो, तो मैं आपको कह दूंगा कि नहीं भाई, मुझे इसका जवाब नहीं पता, मैं ढूंढूंगा कि इसका जवाब क्या है। अगर आपको पहले मिल जाए तो आप मुझे बता दें, अगर मुझे पहले मिल जाए तो मैं आपको बता दूं। तो सवाल पूछें जरूर आप। UTF-8 में कैरेक्टर एक बाइट का होता है। ठीक है जी जनाब। अच्छा जी, तो मैं इस स्ट्रिंग वाले वेरिएबल को अब हटाकर वापस से अपने बूलियन टाइप के वेरिएबल पे आ जाता हूं। अच्छा, बाय द वे, आपको अगर किसी का चेक करना हो ना वेरिएबल को, कि भाई ये वेरिएबल कौन सी टाइप का है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने अलर्ट किया और आपने यहाँ पे क्या लिखा, टाइप ऑफ, और उस वेरिएबल का नाम लिख दिया आपने, इज ओपन। ठीक है, टाइप ऑफ और उसके स्पेस डाल के ये वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे ना वो वेरिएबल की जो भी टाइप होगी वो प्रिंट हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा था कि डायनेमिकली टाइप्ड है, आप उसको टाइप शुरू में कोई नहीं देते, वो खुद से अपनी डिसाइड करता है कि मैं किस टाइप का बनूं मैं। ठीक है, तो जो भी टाइप उस वक्त उस लाइन में जो भी टाइप उसकी होगी वो प्रिंट हो जाएगी, अगर आपको किसी भी वेरिएबल की टाइप चेक करनी है कि किस टाइप का वेरिएबल है। ठीक है जी, तो मैंने कहा कि कॉपी पाथ, और मैं गया एक, यहाँ पर देखें, यहाँ पे बूलियन लिखा हुआ है छोटा सा। ठीक है, ऑन अदर हैंड अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ name1, और इसके अंदर मैंने लिख दिया अलीक, और यहाँ पे अगर आपके मैं name1 लिखूं, उस वेरिएबल को मैं चेक करूं कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, तो इसमें मुझे लिखा हुआ आना चाहिए कि स्ट्रिंग टाइप का है। रिफ्रेश किया मैंने, स्ट्रिंग लिखा हुआ गया। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया जनाब हमारा केस कंप्लीट। बिलाल सुहेल एंटर्ड। भाई बिलाल सुहेल, आप इतने लेट क्यों एंटर हुए हैं क्लास में? ओके जनाब। सर जावास्क्रिप्ट व्हाई वी आर नॉट यूजिंग लेट वेरिएबल? यस, लेट के पे हम अभी हम आते हैं। अभी पहले वार करके हम सारे वेरिएबल डिस्कवर कर लें, फिर हम लेट पे आते हैं। सही है जी। अच्छा भाई, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ भाई, तो काइंडली आप लोग मुझे बताएं, जो भी लोग मौजूद हैं, कि ये बूलियन टाइप का जो वेरिएबल होता है, चलो
नंबर में तो मैंने अमाउंट वगैरह ले ली कि भाई किसी को कुछ पैसे विड्रॉ करने हैं तो चलो उससे इनपुट ले लिया कि कितने निकालने, नंबर हो गया। स्ट्रिंग में भाई किसी से नाम वाम पूछना है, एड्रेस पूछना है, तो स्ट्रिंग में सेव हो गया। जैसा कि हमने शुरू की क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, एक इनपुट होगा, उसको प्रोसेस करेंगे, फिर एक उसका आउटपुट होगा। ठीक है, तो इनपुट में ये समझ तो आ रहा है कि भाई नंबर और स्ट्रिंग। बूलियन में हम ऐसा कौन सा इनपुट होगा जो हम बूलियन में ले सकते हैं? ये चीज अगर स्टेटस चेक करना हो या कंडीशन को ट्रू फॉल्स के लिए तो वहां यूज कर सकते हैं। एक दोस्त ने बताया कि परमिशन के लिए आप कर सकते हैं कि भाई ये बंदा एडमिन है या नहीं है, तो उसके लिए सेव कर सकते हैं ट्रू फॉल्स। और लोग बताते सर जाएं। कंडीशन में यूज होगा ये। मिसाल के तौर पे किस किस्म की कंडीशन? सर ये फेल्स लगाना है अगर, या कहीं पे भी जो है ट्रू एंड फॉल्स 0 1। अच्छा, नहीं, इनपुट में मुझे कौन सा ऐसी चीज है जिसमें मैं ट्रू फॉल्स इनपुट ले सकता हूँ? प्रोग्राम रिपीट करवाना है। सर जैसे कोई फ्रूट्स को आप कंपेयर करवा रहे हैं कि बनाना है नहीं है या एप्पल है नहीं है, इस तरह करके जो है कंडीशंस लगा सकते हैं ना, ट्रू एंड फॉल्स करके। अच्छा, सही बताया भाई आपने। सारे लोगों ने ऑलमोस्ट सही जवाब दिया है। अच्छा, तो आप जब सवाल पूछते हैं ना यूजर से, उसमें बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जिसका जवाब ट्रू और फॉल्स में होता है। मिसाल के तौर पे अभी जैसे अभी साल का आखिरी चल रहा है, तो जिस वेबसाइट में भी आप जाएंगे वहां पे टैक्स का आ रहा होता है ऑप्शन। तो वो क्या पूछता है कि आर यू अ यूनाइटेड स्टेट रेजिडेंस? मैं कहता हूँ नो, वो कहता है ठीक है भाई, खत्म बात। ठीक है, यस करूंगा तो फिर मुझसे पूछेगा कि भाई टैक्स की अपनी आईडी बताएं, ये बताएं, वो बताएं। अच्छा, इसी तरीके से मार्शल स्टेटस जो पूछते हैं कि कहीं पे आप एडमिशन का फॉर्म भर रहे होते हैं, वहां पे ट्रू फॉल्स आता है कि भाई मार्शल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। तो वहां पे आप ट्रू फॉल्स कर सकते हैं कि भाई मैरिड तो ट्रू या फॉल्स। या आप इसी तरीके से आप किसी भी जगह पे जब साइन अप कर रहे होते हैं तो एक फॉर्म होता है कि जैसे किसी जगह पे एम्प्लॉयमेंट फॉर्म भर रहे हो, वहां पूछते हैं कि भाई आपका कोई पहले से रिलेटिव यहाँ पे मौजूद है, तो आप उसको ट्रू फॉल्स कर रहे होते हैं कि भाई हाँ है या नहीं है। ठीक है, हाँ है तो फिर नीचे फिर मजीद डिटेल होती है ट्रू और फॉल्स की बेस पे। अच्छा, एज चेक करने के लिए कैसे भाई? ये जरा प्लीज माइक ओपन कर सकते हैं आप तरह? एज चेक करने के लिए कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? कि सर अबव 18 है कि नहीं, अगर अबव 18 है तो ट्रू कर दें हम कंडीशन। सर जी, वो कोविड के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कोविड अगर किसी को है तो वो जैसे उसका वीजा नहीं लगेगा, और अगर नहीं है तो फिर मतलब वीजा लग जाएगा, ये भी हम कंडीशन बना सकते हैं। सही। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये भी कर सकते हैं। अच्छा तो जनाब, तो जैसे अरीबा ने बताया कि बहुत सारे हम टेस्ट करते हैं जिसका रिजल्ट भी पॉजिटिव नेगेटिव में आता है या ट्रू फॉल्स में आता है कि भाई आपका पीसीआर टेस्ट हुआ और वो कहते हैं कि भाई पीसीआर टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया या ट्रू आ गया उसका रिजल्ट, या फॉल्स आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह की पोजीशंस में हम क्या करते हैं, ट्रू और फॉल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दोस्त ने बताया कि एज आपकी क्या 18 से ज्यादा है या 18 से कम है, लेकिन ये वाली चीज थोड़ा सा हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी क्लास में कि आपकी एज 18 से ज्यादा है या कम है, ये वाली चीज ये अब अभी नहीं पढ़ रहे। यार मुझे एक चीज जूम में कोई बता सकता है कि ये कैसे होगा? मिसाल के तौर पे जब मैं क्लास कर रहा होता हूँ तो मेरे सामने वीडियो साइड पे ना पिन की हुई है मैंने, तो उसमें 4 ऑप्शन है मेरे पास। एक है सिंगल वाला, उसमें आ रहा होता है कि टॉकिंग इंजमाम मलिक। ठीक है, सेकंड में सिंगल है बट उसमें मुझे टॉकिंग नहीं दिख रहा होता कि कौन टॉकिंग कर रहा है। थर्ड वाले पे 5 लोग आ रहे होते हैं एक ही रो ऐसे कॉलम के अंदर, बट उसमें मुझे टॉकिंग नहीं दिख रहा होता कि हु इज टॉकिंग। इसका किसी को आइडिया है? चलो ये मैं क्लास के बाद एक्सप्लोर करूंगा, अभी तो मैं टॉकिंग वाले पे लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन टॉकिंग है। चलो जनाब,
तो ये जनाब आ गया बूलियन वेरिएबल। अच्छा, कौन मुझे अब ये बता सकता है कि बूलियन वेरिएबल जो है वो मेमोरी में कितने बाइट जगह लेगा, कितनी जगह लेगा मेमोरी के अंदर? सोच के बताएं, कॉमन सेंस का सवाल है। सर 1 बाइट ही लेना चाहिए। 1 बाइट, ठीक है जी। एक दोस्त कह रहे हैं 1 बिट। बिलाल सोहेल ने लिखा है 1। जी ये भी बताएं ना साथ में कि 1 बिट या 1 बाइट। अच्छा, हुजैफा शेख प्लीज माइक ओपन करके बताएं कि 1 बिट क्यों लेगा ये, अगर आप माइक ओपन कर सकते हैं। सर क्योंकि ये एक करेक्टर है। अच्छा, इन्होंने बिल्कुल सही बताया यार, क्योंकि इसके अंदर या तो एक वक्त में ट्रू सेव हो सकता है या तो एक वक्त में फॉल्स सेव हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो बिस्किट हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम कि भाई एक बिस्किट है, वो एक वक्त में या तो ऑन हो सकती है या तो ऑफ हो सकती है। तो जितना डेटा इसमें सेव होता है उसके लिए तो एक बिस्किट काफी है मेरे पास। ठीक है जी, तो एक बिस्किट यानी कि एक बिट जो कि एक वक्त में या तो 0 होती है या तो 1 होती है। तो जब हम इसको ट्रू कर देते हैं तो ये एक्चुअल में पीछे 1 हो जाता है बिट। एक ही बिट में ये सेव हो सकता है डेटा जितना इसमें चाहिए होता है। ठीक है जी, तो बिल्कुल आप सब लोगों ने सही बताया। अच्छा, और इसके अंदर जब हम ट्रू या फॉल्स लिखते हैं तो इसमें नोट कीजिएगा आप कि हम डबल कोटेशन नहीं लगाते। ठीक है, ये स्ट्रिंग नहीं है, दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग। ठीक है जी, डबल कोटेशन नहीं लगाते हैं हम इसमें। डबल कोटेशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये स्ट्रिंग हो जाएगा। तो डबल कोटेशन के बगैर या तो ट्रू या तो फॉल्स हम लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, फॉल्स मैंने लिख दिया, तो फॉल्स की सूरत में वो 0 हो जाता है और ट्रू की सूरत में वो 1 हो जाता है। अच्छा जी, अब आगे हमें क्या देखना है। अच्छा, बूलियन से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछे। मेरा ख्याल है बूलियन में और तो कोई ऐसी चीज नहीं है। हम अब आगे बढ़ते हैं और हम एरे की तरफ मूव कर जाते हैं। सही कंफर्म क्या वो 1 बिट या 1 बाइट? 1 बिट सही है। बाइट में तो 8 बिस्किट्स होती है ना, इसको सिर्फ एक बिस्किट की जरूरत है बस, 1 बिट। ओके। इसका अगर किसी का कोई और भी सवाल है तो प्लीज पूछे, अदरवाइज फिर हम एरे जो डेटा टाइप है हमारा उसकी तरफ मूव कर देंगे। जी किसी ने हैंड रेज किया है, बताएं प्लीज। अच्छा सर, मैंने इसका सुना है कि पूरे बिस्किट्स यूज करता है जो बिट होता है, एक एक बिट यूज नहीं कर सकता, पूरी बाइट यूज करनी पड़ती है उसको। अच्छा, ऐसा है कि ये चूंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने एंड पे देख रही होती है तो ये एक्चुअल में एक बिट ही ले रहा होता है। ठीक है, अच्छा लेकिन एक बिट को ये करता कैसे? एक बिट को ये इस तरह से, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये इस तरह करता होगा कि एक बाइट ले लिया इसने और एक से ज्यादा जो बूलियन वेरिएबल है ना उसको एक बाइट में ये स्टोर करना होगा, मे बी, आई एम नॉट श्योर। बट जैसा कि इसकी रिक्वायरमेंट है, एक बिट उसके लिए काफी है। ठीक है, अच्छा सी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने जो जिंदगी में पहली लैंग्वेज सीखी थी वो सी लैंग्वेज है, उसके अंदर एग्जैक्टली 1 बिट लेता है। ठीक है, और 1 बिट उसमें हम कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास ऐसे वो होते हैं जो एक एक बिट करके भी हम उससे असाइन करवा सकते हैं। ठीक है जी, और जावा स्क्रिप्ट बाई द वे सी लैंग्वेज पे ही बनी हुई है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज लिखी गई है वो एक्चुअल में सी लैंग्वेज पे लिखी गई है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसके पीछे भी सी लैंग्वेज के हैंडल्स चल रहे हैं, तो वो एक बिट ही ले रहा होगा। अच्छा जी, सर इफ पॉसिबल एक्सरसाइज बूलियन स्मॉल एक्सरसाइज प्लीज। सर एक बिट इसलिए लेगा कि ट्रू फॉल्स होगा बिकॉज इट वुड बी आइदर 0 1। ओके परफेक्ट जनाब, इन सब चीज़ों की एक्सरसाइज आपको मिलेगी, लेकिन मसला ये है कि अभी हमने इतनी चीज़ें पढ़ी नहीं है कि मैं आपको कोई एक्सरसाइज दे पाऊँ। ठीक है, हम थोड़ी सी मजीद चीज़ें पढ़ लें फिर मैं एक्सरसाइजेज आपको दूंगा। अभी तक हमने इतनी चीज़ें असल में पढ़ी नहीं है। जैसे मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ कि अभी हम इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस क्यों नहीं कर सकते। जैसे एक होता है ना आपका
रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं। तो जैसे आपको कोई कोई कमरा तैयार करना है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल कमरा तैयार करना है, किसी मैदान में आपको एक कमरा बनाना है, तो उसके लिए आपको चाहिए नंबर 1 ब्लॉक्स, ठीक है जी, नंबर 1 ब्लॉक्स आपको चाहिए। क्या नंबर 2 चाहिए आपको? उसके लिए सीमेंट या सीमेंट टाइप की कोई भी चीज इस तरह की आपको चाहिए, नंबर 2 चीज हो गई। सिर्फ एक चीज से आप नहीं बना सकते, ठीक है ना, आपके पास सिर्फ ब्लॉक है तो उससे भी नहीं बना सकते, सिर्फ सीमेंट है तो उससे भी नहीं बना सकते, बना सकते हैं बट सिर्फ ब्लॉक से बनाएंगे तो वो गिर भी सकता है कभी भी, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड है। तो अभी हम छोटा छोटा करके फंडामेंटल्स पहले पूरा सीख जाएं, तो फिर आपको मैं छोटे छोटे असाइनमेंट्स दूंगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं एरे पे। मैंने कहा var और मैंने कहा जी के नेम्स इक्वल टू कुछ और मलिक लिख देता हूँ अपना नाम, ठीक है जी। ये है हमारे पास एरे। अच्छा, एरे का सीन कैसा है भाई, कि एरे में वही 3 तरह की जो हम पहले पढ़ चुके हैं, 3 तरह के वेरिएबल्स, उसी 3 तरह के मल्टीपल आइटम्स हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। एरे के अंदर और कोई भी बिल्कुल नई चीज नहीं है, बल्कि इस पॉइंट पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा ठीक है जी। इस पॉइंट पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना कुछ जो वेरिएबल की जो टाइप्स होती हैं, ये हमने जो वेरिएबल अभी तक हमने 3 टाइप पढ़ चुके हैं, हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें नंबर है, स्ट्रिंग है और बूलियन है, ठीक है जी। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कुछ वेरिएबल की टाइप्स होती हैं उनको हम कहते हैं नेटिव, ठीक है जी, नेटिव, ठीक है जी। नेटिव भी कहते हैं और प्रिमिटिव भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, कुछ डेटा टाइप्स, ये हमारे पास ये तीनों जो है ना, नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन, ये तीनों नेटिव टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है जी। और इसके अलावा जितनी भी डेटा टाइप्स हैं वो क्या हैं, वो नॉन प्रिमिटिव या नॉन नेटिव हैं, ठीक है जी। एरे इज नॉन प्रिमिटिव और नॉन नेटिव डेटा टाइप, ठीक है जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब एरे जो है आपकी वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अच्छा, अब नॉन प्रिमिटिव में और प्रिमिटिव में एक बहुत मेजर डिफरेंस है, वो हम पहले तीनों को डिस्कवर कर लें, उसके बाद हम मेरे ख्याल में बात करेंगे, या बीच में अगर कभी बात से बात निकल आई तो शायद बीच में भी डिस्कस कर लूंगा। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई ये एरे काम कैसे करता है, और फिर हम ना इसका ये डिफरेंस पे हम बाद में बात करेंगे। ये मैंने लिख इसलिए लिया ताकि मैं भूल ना जाऊं। अच्छा, एरे में क्या होता है जनाब, इसको आपको स्टार्ट करने के लिए वार का वही कीवर्ड है जो बाकियों में होता है, ठीक है जी, और उसके बाद वेरिएबल का एक नाम होता है। अच्छा, जो एरे टाइप का वेरिएबल होता है इसके अंदर कन्वेंशन है कि आप इसके नाम के साथ एस लगाते हैं, ठीक है जी, ये कन्वेंशन है। अच्छा, तो कन्वेंशन क्या होती है भाई, कन्वेंशन ये होती है कि कोई रूल नहीं है ऐसा, मतलब ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि जी आप लगाना ही पड़ेगा आपको या आपको ऐसा करना ही होगा, बट क्या होता है
कि कम्युनिटी में जो डेवलपर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं, उन्होंने आपस में ऐसे डिसाइड किया हुआ होता है कि हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि सब लोगों को आसानी होती है। मिसाल के तौर पे आप एक तो अगर जा रहे हैं किसी मेन शाहरा पे, ठीक है, शाहरा फैसल पे आप जा रहे हैं, तो वहां पे तो उन्होंने रूल सेट किया हुआ है कि जनाब जो एक तरफ ऐसे जाने वाली गाड़ी वो लेफ्ट हैंड पे चलेगी, फिर ऐसे आने वाली वो अपने लेफ्ट हैंड पे चलेगा। बट आप इमेजिन करें कि आप किसी गली में हैं, आप अपने अपने घर के आसपास किसी गली में आप हैं और आप कार लेकर जा रहे हैं ऐसे, और सामने से भी कोई कार लेकर आ जाता है या बाइक लेकर आ जाता है। तो अगर दोनों स्पीड में आ रहे हैं तो दोनों को पता है कि जनाब मैं अपने लेफ्ट पे होऊंगा, वो अपने लेफ्ट पे होगा, तो हमारा मसला सेट हो जाएगा, ठीक है, दोनों इजिली निकल जाएंगे। तो ये जो है हमारा गली के अंदर किसी ने रूल सेट नहीं किया था कि आप उल्टे हाथ पे चलोगे वरना आपका चालान, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट आपस में कन्वेंशन है, दोनों ड्राइवर्स ये बात जानते हैं कि हम मुझे अपने लेफ्ट पे होना है, वो अपने लेफ्ट पे होगा, ठीक है, तो दोनों निकल जाएंगे। अच्छा, अगर ये कन्वेंशन नहीं होती, ठीक है ना, तो या तो आपको झांक के आवाज देनी पड़ती कि यार भाई तुम इस तरफ हो जाओ या मैं इस तरफ हो जाऊंगा, या कुछ इशारा देना पड़ता या कुछ कुछ करना पड़ता। लेकिन चूंकि ये पहले से कन्वेंशन सेट है कि हर बंदा अपने लेफ्ट पे चलेगा, इस वजह से आसानी हो गई। इसी तरीके से बहुत सारे कन्वेंशन है, मिसाल के तौर पे जो, खैर कन्वेंशन समझ में आ गया कन्वेंशन क्या होता है, कोई रूल नहीं होता ऐसा, बट आप अगर करें तो सब लोगों के लिए आसानी रहती है। अच्छा, तो आप जो ये कन्वेंशन है, अच्छा बहुत सारी कन्वेंशन है बाय द वे, जब हम अभी प्रोग्रामिंग की हम क्लास में आगे जाते जाएंगे तो छोटी छोटी बहुत सारी कन्वेंशन हैं जो सब लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, और उससे बड़ा फायदा होता है। तो सबसे पहली कन्वेंशन तो हमने देख लिया कि वेरिएबल जो एरे टाइप का होगा उसके नाम के साथ एस लगता है, ठीक है जी। तो var हो गया, वेरिएबल का नाम हो गया, उसके बाद इक्वल्स का साइन हो गया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे इन तीनों में से जो ऊपर हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी नेटिव, उन वेरिएबल में से कोई सा भी टाइप वेरिएबल आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 12 मैंने लिख दिया, 12 इज अ नंबर, कॉमा सेपरेट करके आप मजीद लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने कह दिया जनाब मलिक दैट्स अ स्ट्रिंग, ठीक है, कॉमा, उसके बाद मैंने कर दिया ट्रू, ठीक है जी, एक बूलियन भी दे दिया मैंने। तो अब ये मल्टीपल टाइप के ना मैं क्या कर रहा हूं, इसमें देता जा रहा हूं डेटा। अच्छा, तो अब मेरे इस एरे में अभी कितने आइटम्स हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 आइटम्स मेरे इस एरे में हो चुके हैं। हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, हम जितने मर्जी चाहे आइटम्स इसमें रख सकते हैं, ठीक है जी। तो अच्छा, कौन मुझे ये सोच के बताएगा कि इस एरे ने मेमोरी में कितना स्पेस लिया? कॉमन सेंस का सवाल वंस अगेन। जी जनाब, कौन मुझे सोच के बताएगा कि ये जो डेटा टाइप है एरे, ये मेमोरी में कितना स्पेस लेगा? कोई बता सकता है? कॉमन सेंस का सवाल है बिल्कुल। 5 बाइट या 5 बिट, ये भी प्लीज साथ में लिखिएगा। एक दोस्त कह रहे हैं 12 बाइट। उमर काइंडली अपना माइक ओपन करके आप बताना चाहेंगे कि 12 बाइट आपने कैसे कैलकुलेट किया? सर ये इसमें स्ट्रिंग जो है उसके 5 लेटर्स हैं, तो वो तकरीबन 10 बाइट उसके हो गए, और 2 बाइट का जो है नंबर है। नंबर और 2 बाइट का तो और नहीं है। नंबर 2 बाइट का क्यों है? ये इंटीजर है, इंटीजर 2 बाइट आप कल की नहीं क्लास में थे? है। जी सर। कल की क्लास में मैंने ये जिक्र किया था कि जो जावास्क्रिप्ट का नंबर होता है वो 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है या 8 बाइट का होता है। 8 बाइट से। तो 10 और 8 18 बाइट हो गई। ओके सर। अच्छा, 18 बाइट और कैसे कैलकुलेट किया आपने? मजीद ट्रू को नहीं गिने और गए? एक बिट, ये 1 बिट और हो जाएगी इसकी। 1 बिट और है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, 18 बाइट और 1 बिट,
ठीक है, ये इतना साइज ये वेरिएबल ले रहा है इस वक्त राइट नाउ, ठीक है जी। तो जैसा कि हमने देखा कि जो नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स होते हैं उनका अपना कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो जस्ट एक स्ट्रक्चर होते हैं। किसी ने यहाँ पे चैट में लिखी भी थी ये बात कि ये जस्ट स्ट्रक्चर होते हैं, ये इनका अपना कुछ नहीं होता वजूद, ठीक है, ये नेटिव वेरिएबल पे या प्रिमिटिव वेरिएबल पे ही ये बेस करके चल रहे होते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ पे पॉइंट आउट करता चलूँ, तकरीबन हमारे पास 9 बज चुके हैं इस वक्त, 1 घंटा हो चुका है क्लास शुरू हुए हुए। हमारी जो अटेंडेंस हो रही है ना अभी, अटेंडेंस किस तरह से कर रहे हैं हम अभी कि 8:15 पे या 8:20 पे ऐसे टाइम पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं अवेलेबल उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है सब लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाती है। तो काइंडली अच्छा, उसके बाद जो लोग आते हैं उनकी अटेंडेंस मार्क अभी नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है, जो 8:15 या 20 मिनट तक जो लोग होते हैं उन्हीं की अटेंडेंस मार्क होती है। बाकी जो लोग बाद में ज्वाइन करते हैं तो हम उनकी अटेंडेंस को काउंट नहीं करते, ठीक है। ठीक है जी। तो हमारे पास अच्छा, हीप मेमोरी पे अभी हम नहीं बात करेंगे क्योंकि बाकी लोग उससे कंफ्यूज हो सकते हैं। हाँ। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई अब इसको मैं एक्सेस कैसे करूं, ठीक है। बनाना तो हम सीख गए, बनाने का बहुत सिंपल तरीका था, var वेरिएबल का नाम इक्वल्स का साइन, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और बीच में कोई से भी वेरिएबल को की वैल्यू को मैं कॉमा सेपरेटेड करके लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग एक और लिख दिया ABC, ठीक है जनाब, और फिर मैंने लास्ट में एक लिख दिया 34, ठीक है। तो इस तरह करके मैं इसमें जितने मर्जी चाहूँ लिख सकता हूँ। बट अगर मुझे मलिक को प्रिंट करवाना है तो मैं वो कैसे करवाऊंगा, मैंने कहा अलर्ट, ठीक है। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा कि जो हमने प्रिंट करवाने का, स्क्रीन पे प्रिंट करवाने का हमने अभी तक 2 तरीके देखे हैं। नंबर 1 अलर्ट, और नंबर 2 जो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डॉट इनर HTML और डॉट इनर टेक्स्ट, सही है, जो हमने सेकंड क्लास में मोस्ट प्रोबब्ली हमने डिस्कस किया था। तो आज हम एक तीसरा तरीका भी देखते हैं जो कि खास डेवलपर्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, console.log, ठीक है जी। console.log जो है ये खास डेवलपर्स के लिए बनाया गया है, और ये जो इसके अंदर आप जो भी चीज प्रिंट करवाते हैं वो आम यूजर्स को नहीं नजर आता, ठीक है। अगर यूजर आपकी साइट पे आता है, यूजर आपके पेज पे HTML के पेज पे आता है या आपके जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को यूजर रन करता है तो ये वाला उसको नजर नहीं आता। ये खास डेवलपर्स के लिए बनाई गई है ये चीज, इंस्पेक्ट करके आप उसको देख सकते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई मैंने कहा हेलो, ठीक है। इसको पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। हेलो लिखा, मैंने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद मैं कहाँ गया, अपने उसी फाइल में गया, और अपने उस फाइल में जाने के बाद मैंने इंस्पेक्ट किया, और इंस्पेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जो टैब्स बने हुए हैं इसके सारे, इसमें कंसोल पे जाके मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे ये क्यों नहीं आया, अच्छा आ गया, हेलो लिखा हुआ आ गया, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो वो अभी रिफ्रेश हुआ, नया वाला कोड तो लिखा हुआ आ गया। काइंडली मुझे ये बताइएगा कि मेरी वीडियो और मेरी आवाज वगैरह सब लोगों को सही आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा इसमें? चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो ये हमने कंसोल को देख लिया, console.log। तो अब इसके अंदर ही हम मजीद जो भी डेवलपमेंट करते वक्त जो भी चीजें हमें चेक करनी होती हैं, प्रिंट करनी होती हैं, वो हम इसमें करवाते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर वो रह भी जाए कोड में, वैसे तो हम हटा देते हैं जब हम कोड पब्लिश करने लगते हैं, देने लगते हैं क्लाइंट को, तो हम वो चीजें हटा देते हैं उसमें से, लॉग्स वगैरह, बट अगर रह भी जाए तो वो यूजर को नजर ना आए, तो इसलिए हम ये करते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, नेम्स को प्रिंट करवाना है,
ठीक है, ये नेम्स के नाम से मेरे पास एक वेरिएबल है जो कि एक एरे है, उसके नाम से पता चल रहा है, उसमें एस लगा हुआ है, तो देख के हमें पता चल रहा है कि ये एरे ही होगा। ठीक है, बगैर एस के भी बनाऊं तो बन तो जाएगा, वो स्टिल बनने में कोई इशू नहीं होगा, बट कन्वेंशन ये है कि उसके साथ एस लगाया जाए। अच्छा जी, तो मैं कंसोल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आपने देखा जनाब, ये प्रिंट हो गया मेरे पास, पूरा का पूरा एरे यहाँ पर प्रिंट हो गया। अच्छा, बट अब मैं चाहता हूं कि मैं जस्ट इस मलिक को प्रिंट करवाऊं, मैं पूरा एरे प्रिंट नहीं करवाना चाह रहा हूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं? अच्छा, तो इनके ना नंबर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाले का नंबर होता है 0, दूसरे वाले का नंबर होता है 1, ठीक है, तीसरे वाले का नंबर होता है 2 और ये है 3। ठीक है जी, तो इसमें जीरो बेस इंडेक्सेस, इसको हम कहते हैं जीरो बेस इंडेक्सेस होते हैं एरे के अंदर। तो जो भी एलिमेंट मुझे चाहिए होता है, जो भी एलिमेंट मुझे प्रिंट करवाना होता है, उसका जीरो बेस वाला जो इंडेक्स है उसके जरिए मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने कहा नेम्स, और नेम इसमें थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है, ये स्पेस मैं जस्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आए। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन और कर देता हूँ। नेम्स के साथ मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एंड देन बीच में मैंने कहा जीरो बेस इंडेक्स जो भी है, मिसाल के तौर पे 1 लिखा मैंने, तो 1 का मतलब क्या है, 0 और 1, मतलब मलिक को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, जब मैं ये बात लिखूंगा, जब मैं लिखूंगा नेम्स, अगर मैं लिखूंगा नेम्स तो यहाँ पे रिटर्न होगा ये पूरा एरे। ठीक है, रिटर्न होने का मतलब शुरू में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये चीज खुद गायब हो जाएगी और जो इसकी रिटर्न वैल्यू है वो इसकी जगह पे आ जाएगी। ठीक है जी, तो जब नेम्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे रिटर्न होगा ये पूरा का पूरा एरे। ठीक है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा भी कि नेम्स को लिख के जब मैंने कंसोल करवाया तो पूरा एरे यहाँ पर आ चुका था। अच्छा, जब मैं ये लिखूंगा 1, तो अब इस जगह पे क्या रिटर्न होगा, जो भी इसके इंडेक्स 1 पे होगा वो रिटर्न हो जाएगा, 0 और 1 पे इसके मौजूद है मलिक। ठीक है जी, तो रन टाइम पे जब ये मेरा प्रोग्राम चलेगा तो एक्चुअल में कुछ इस तरह से होगा कि ये जगह गायब हो जाएगी और उसकी जगह पे ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिटर्न होना। ये रिटर्न होना हम बाद में भी पढ़ते रहेंगे इस प्रोग्रामिंग में आगे भी। तो रिटर्न होने का जहां पे भी जिक्र किया जाए उसका मतलब ये होता है कि वो एक्चुअल जो चीज लिखी हुई है वो खत्म हो जाएगी और उसकी जगह कोई दूसरी वैल्यू ले लेगी जो उसकी रिटर्न वैल्यू है। अच्छा जी, सेव किया मैंने इसको। अब इसको वेरीफाई करने के लिए कि क्या वाकई यहाँ पे एक्सेस हो पा रहा है, मैं जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें जनाब यहाँ पे मलिक प्रिंट हो चुका है। अच्छा, इसी तरह अब मुझे अगर पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं कहूंगा जीरो इंडेक्स, जीरो इंडेक्स किया तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, जो कि पहला एलिमेंट है। अच्छा, एबीसी को एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स क्या है, बताते जाएं। एबीसी को इंडेक्स एक्सेस करने के लिए क्या इंडेक्स लिखूंगा मैं, 2 लिखूंगा जनाब, बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, जो लास्ट वाला है सबसे, उसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा ऑफ कोर्स। ठीक है, ट्रू लिखा हुआ आ जाना चाहिए, ट्रू लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो हमने सबको एक्सेस करना सीख लिया। ठीक है, कि एक एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको मैंने एक्सेस करना सीख लिया। अच्छा, अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट एक्सेस करूं जो मौजूद नहीं है, जैसा कि नंबर 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, अनडिफाइंड। ठीक है जी, वो आपसे कहेगा कि ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये अनडिफाइंड है, ये डिफाइन ही नहीं हुआ अभी तक। ठीक है जनाब, तो हम इसको अनडिफाइंड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है जी, अब ऐसा हो गया। अब मुझे अगर इस वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है, एक्सेस करना तो हमने सीख लिया है, अब हम इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमने कहा, मिसाल के तौर पर मुझे सबसे पहली वाली वैल्यू को चेंज करना है। मैंने कहा नेम्स का इंडेक्स 0 इक्वल्स कुछ और लिख दिया, मैंने कहा कि भाई 55 रख दो यहाँ पे। ठीक है, नेम के इंडेक्स 0 पे। अच्छा, पहले मैं नॉर्मल वेरिएबल को कैसे करता था, मैं ऐसे करता था कि भाई नेम्स इक्वल टू 5, बट अब मेरे पास ये एरे है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, तो इसको मैं चेंज करने के लिए भी क्या बताऊंगा कि कौन सा इंडेक्स चेंज करना है। इसका इंडेक्स मुझे चेंज करना है 0। ठीक है जी, नेम्स का इंडेक्स 0 इक्वल्स टू 55, तो अब 55 उसके अंदर चला जाएगा, 12 खत्म हो जाएगा। अब जब मैं नेम का 0 इंडेक्स प्रिंट करवाऊंगा, चूंकि ये चेंज हो चुका है तो मुझे नई वाली वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। ठीक है जी, देख लेते हैं इसको।
रिफ्रेश किया 55 आ गया। अच्छा, इसी तरीके से मैं इंडेक्स नंबर 1 को चेंज करके मैं कह देता हूँ कि भाई क्या कर दो, जॉन। ठीक है जी। अच्छा, इंडेक्स 1 को प्रिंट भी करवा देता हूँ, इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 दोनों को प्रिंट करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, जॉन आ चुका है वहां पे। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से मैंने इंडेक्स नंबर 2 को चेंज कर दिया। इंडेक्स नंबर 2 में पहले जो था वो एबीसी था। ठीक है, पहले यहाँ पे जो एक डेटा टाइप रखी हुई थी वो स्ट्रिंग डेटा टाइप थी, लेकिन अब मैं उसको चाहता हूँ कि वो कोई नंबर की डेटा टाइप हो जाए 23, तो भी वो हो जाएगी। ठीक है, अब एक डेटा टाइप हटा के दूसरी भी रख सकता हूँ, मतलब एबीसी को हटा के अब मैंने क्या रख दिया 23। ठीक है जी, तो ये भी हो जाएगा, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं करेगा ये। ठीक है जी, 23 प्रिंट हो गया मेरे पास। ठीक है जी, ये किस सबको समझ आ गया जी? किसी ने रेज हैंड किया है, प्लीज पूछिए सवाल। सर जब हम डेटा टाइप चेंज करते हैं तो क्या जो बाइट्स उसने अपने पास रखी हुई हैं वो भी चेंज होती है? वो भी चेंज हो जाती है। वो एक्चुअल में होता क्या है, जब हम एक डेटा टाइप हटा के जब आप दूसरी डेटा टाइप करते हैं तो वो डायनेमिकली, चूंकि डेटा टाइप है ये डायनेमिकली टाइप्ड है, तो वो पीछे अपने एंड पे ना ये दोबारा से क्रिएट करता है सारी चीजों को। सर अगर इंडेक्स इंडेक्स ना दें और डायरेक्टली नेम्स दें तो ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा इसको सारे में लिस्ट में? नहीं नहीं अरे नहीं, अगर देखो, हाँ बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा तुमने। आपके दोस्त ने एक पूछा है कि भाई इन सबको मैं रोक देता हूँ यहाँ पे। आपके दोस्त ने कहा कि अगर मैं कहूँ नेम्स, ठीक है, इक्वल्स, और इक्वल्स करके मैंने कहा 23, तो अब ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि ये पूरा एरे खत्म हो जाएगा और ये नेम किस टाइप का बन जाएगा? नंबर टाइप का। ठीक है, अभी इसकी डेटा टाइप है एरे, अभी इसकी नेम्स की डेटा टाइप है एरे। ये एरे जो है ना नंबर बन जाएगा, पूरा एरे खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम करेंगे ऐसा। अगर हम चाहते हैं कि ये एरे रहे, मिसाल के तौर पर नेम्स को मैं किसी पॉइंट पे अगर मैं चाहूं कि नेम्स एरे नहीं रहेगा, अब मुझे उसको स्ट्रिंग बनाना है, तो मैं स्ट्रिंग रखूंगा, स्ट्रिंग चला जाएगा। ठीक है, क्या हम एक पर नंबर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हमने देख लिया ये करके कि हमने कहा नंबर एक साथ मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे किया आपने? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने जनाब। इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कमांड या कंट्रोल, विंडोज में कंट्रोल प्लस और फॉरवर्ड स्लैश का बटन दबा दिया। ठीक है, इसी से कमेंट होगा भी, इसी से अनकमेंट भी होगा। ठीक है, कंट्रोल को होल्ड करें और स्लैश दबाएं, साथ में स्लैश फॉरवर्ड वाला दबाइएगा, क्योंकि एक बैकवर्ड स्लैश भी होता है इसके अंदर, 2 स्लैश होते हैं। ठीक है सर मेरा एक सवाल था जी। ये जो है मतलब ऐसे करते हैं ना डेवलपर्स के, जैसे वार के आगे लिखा है नेम्स, ठीक है, अब मैं सब जगह नेम से, जैसे वहाँ ऊपर भी नेम से, नीचे मैं चाह रही हूँ एक क्लिक पे इसका नाम बदल जाए, जैसे इसका नाम कुछ और रखते हूँ, जैसे जो है ना वार का कीवर्ड नेम्स लिखा हुआ है, मैं चाह रही हूँ उसका नाम कुछ और रख दे और सबका एक साथ चेंज हो, जैसे होता है ना सबका एक साथ चेंज होता है। हाँ ये अच्छा, ये ऐसे करके जी जी, ये समझ नहीं आता मुझे। ये कंट्रोल डी से होता है। आपने जब इसको डबल क्लिक किया ना और आपने कंट्रोल डी दबाया, तो ये देख रहे हैं आप, सिलेक्शन दूसरी भी हो गई, जी फिर जी कंट्रोल डी दबाया, दबाया 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 दबाया। अब आप जो भी कुछ करेंगे ना ये सब में होगा। ठीक है, अभी देखें सिलेक्शन हुई भी है ना, तो मैं बैक स्पेस दबाऊंगा, रिमूव हो गया। ठीक है, कंट्रोल जेड किया मैंने ये दोबारा। ठीक है, अगर मैं सिलेक्शन खत्म कर दूं, मैंने नेम्स में से एस हटाया, ठीक है, जो भी करेंगे सब जगह पे होगा क्योंकि कर्सर आ चुका है आपका सब जी जगह। जी अच्छा, इसको कंट्रोल थैंक डी यू। के अलावा भी इसका एक तरीका है। ठीक है, कंट्रोल डी के अलावा जी इसका तरीका क्या है कि आप अल्टर पकड़ के, अब आपके देख लीजिएगा कौन सा शॉर्टकट है आपके पास। मेरे पास अल्टर पकड़ के और उसको कर्सर को ना कहीं कहीं पे भी रख सकते हैं, जैसे एक कर्सर मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, एक कर्सर मैंने यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। जहां जहां मैं कर्सर रखना चाहूँ ना, ये अल्टर का बटन मैंने पकड़ा हुआ है। ठीक है, और मैं रखता जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने अल्टर का बटन होल्ड करके रखा हुआ है, अब मैंने छोड़ दिया अल्टर का बटन। अब मैं जो भी टाइप करूंगा ना वो सब जगह पे टाइप हो। जगह हाँ देखो ये सलील अभी आए, अब जो भी मैं, क्या हुआ मेरा फोकस चला गया। हाँ देखिए, अब मैं जो भी टाइप करता जा रहा हूँ ना सब जगह पे टाइप होगा ये। जी ठीक है जी। थैंक यू सर।
ग्रेट, थैंक्स, मुझे भी मालूम करना था। ठीक है जी। सर इसमें अगर हमने दो एरे को प्रिंट कराना हो, इंडेक्स 0 और 3 को कराना हो, तो वो किस तरह से होगा? तो इंडेक्स 0 को अलग से, ये मैंने करवाया हुआ तो है, देखिए ना, मैंने नेम का 0 प्रिंट करवाया हुआ और नेम का 1 भी एक में प्रिंट नहीं हो करवाया। सकता? हाँ, कंसोल डॉट लॉग इसके साथ नहीं हो सकता इसी के अंदर? एक कोई ही में और? दो अगर करवाना हो तो कॉमा सेपरेटेड कर सकते हैं आप। अच्छा ठीक है जी, नेम्स है ना, बस। ठीक है, तो कॉमा सेपरेटेड करके आप दो भी कर सकते हैं, बट अभी इसको कीप इट सिंपल करने के लिए मैंने इस तरह से नहीं किया है। ठीक है, तो कीप इट सिंपल मैंने अलग अलग ही लगाया है। जनाब, तो ये हमने देख लिया, हमने दो चीजें सीख ली हैं, एरे को बनाना और उसको एक्सेस करना, कि एरे को कंस्ट्रक्ट करना कैसे बनता है, उसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना, और दूसरी चीज हमने सीखी है कि एक एक एलिमेंट को मॉडिफाई करना या चेंज करना, ये हमने देख लिया। ठीक है जी, तो अब हम इसमें अगर किसी का कोई मजीद सवाल है तो वो पूछ सकता है। मेरे ख्याल है इसमें और तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें चेंज करनी हो। कोई और ऐसी चीज है जो रह गई है एरे के पॉइंट पे? अगर कोई है तो प्लीज पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा, हम रेफरेंस बुक भी है हमारे पास, वहां से भी हम एक नजर डाल सकते हैं। W3 स्कूल्स और एरे, जावास्क्रिप्ट एरे। ठीक है जी, तो ये आपकी रेफरेंस बुक है। आपको एरे के बारे में मजीद जो स्टडी करनी है वो यहाँ से करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखें इन्होंने एरे बनाना बताया हुआ है। ठीक है, ये एरे अलग अलग वेरिएबल में बना हुआ है, ये एक वेरिएबल के अंदर बना हुआ है। ठीक है, इन्होंने ये बताना चाहा है कि अगर हम अलग अलग वेरिएबल बनाते हैं तो हमें 3 बनाने पड़ते हैं। ठीक है, हम एरे में एक ही में तीनों नाम रख सकते हैं, ये वाला। ठीक है जी, एक बार हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, एरे बनाने का एक मेथड ये वाला भी है जो इन्होंने न्यू एरे करके बनाया है। ठीक है, ठीक है जनाब। अच्छा जी, बात आ गई समझ में कि क्या रह गया इसमें। भाई मैं सोच रहा था कि एरे में कुछ तो रह रहा है। अच्छा जी, अब हमने ये तो जनाब देख लिया कि एरे को बनाना कैसे है। ठीक है, उसको एक्सेस कैसे करना है, उसको मॉडिफाई कैसे करना है, ये चीजें तो हमने देख ली। अब एरे को मॉडिफाई करना, चूंकि आपने देखा कि एरे को मॉडिफाई करने के लिए आपको अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको मॉडिफिकेशन का जो प्रोसेस है इसको आसान करने के लिए एरे के बहुत सारे मेथड्स भी बनाए गए हैं, जावास्क्रिप्ट में मौजूद हैं। अच्छा, मेथड थोड़ा नाम सुन के शायद लोग घबराने की जरूरत नहीं है। ये मेथड जो है वो कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे आप अगर इस मेथड वाला हम जरा डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं और हम कुछ मेथड्स, इसी के नीचे ना एरे मेथड्स मौजूद है। ठीक है, इसमें वो सारे मेथड जो मेन है इसके, उसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, जैसे सबसे पहला मेथड जो इन्होंने डिस्कस किया है वो पुश और पॉप है। ठीक है जी, पुश और पॉप क्या करता है कि आपने कहा, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी, और मैंने यहाँ पे आकर कहा कि नेम्स डॉट पुश। ठीक है, नेम्स डॉट पुश करके मैंने इसमें एक बात लिखी, और वो क्या बात लिखी मैंने, जॉन। ठीक है जी, तो अभी आप देखें कि ये जो एरे है इसके अंदर 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। जैसे ही मैं पुश करूंगा जॉन को, तो इसके लास्ट में एक आइटम ऐड हो जाएगा जिसके अंदर ये जॉन लिखा हुआ होगा। ठीक है जी, और मैं एक और दफा इसको क्या करूंगा, पुश करके कुछ और लिख देता हूँ इसमें। मैंने कहा 12 तो नहीं, 12 लिखा हुआ है, कुछ और लिखता हूँ, 34 लिख देता हूँ। ठीक है जी,
34 नहीं 56 लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने जॉन पुश किया और 56 पुश किया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एक एलिमेंट ऐड होगा जॉन, उसके बाद एक एलिमेंट ऐड होगा 56, ठीक है। तो ये दोनों पुश चलाने के बाद मैं console डॉट लॉग करके क्या करता हूँ, पूरे नेम्स को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, पूरे नेम्स को प्रिंट करवाता हूँ। तो आप ये देखिएगा कि लास्ट में उसके जॉन और 56 ऐड हो चुका है, ठीक है जी। अच्छा, तो मेथड सिंपल क्या होता है कि किसी भी एरे के वेरिएबल पे डॉट लगाकर कुछ चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने जो अभी किया वो क्या किया, मैंने कहा नेम्स डॉट पुश, ठीक है, एक ही काम किया एक्चुअली, दो नहीं किया। नेम्स डॉट पुश करके मैंने एक नया एलिमेंट उसमें ऐड किया है, ठीक है जी। अच्छा, और पुश का जो मेथड है वो इस डॉक्यूमेंट में, जो यहाँ पे W3 स्कूल का आपका रेफरेंस बुक है, इसमें देखें पुश के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि द पुश मेथड एड्स अ न्यू एलिमेंट टू द एरे एट द एंड, ठीक है, लास्ट में एक नया एलिमेंट ऐड करेगा। अच्छा, इसी तरीके से पॉप एक है, पॉप क्या करेगा, द पॉप मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे। मिसाल के तौर पे आप लास्ट से एक एलिमेंट डिलीट करना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे डॉट पॉप, डिलीट हो जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे आप ये नोट कीजिएगा कि अगर मुझे इस एलिमेंट के लास्ट आइटम को अगर डिलीट करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उसका इंडेक्स क्या है, राइट। अगर मिसाल के तौर पे मैं लास्ट आइटम को रिमूव करना चाह रहा हूं तो मुझे उसका इंडेक्स पता होना चाहिए, बट अगर मुझे उसका इंडेक्स नहीं पता, जस्ट इन केस, ठीक है, या मैं इंडेक्स में मैं समझ रहा हूँ कि अच्छा मैं कोई मिस्टेक कर सकता हूँ, तो मुझे वो करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कन्वीनियंस मेथड मौजूद है ये, ठीक है। मैंने कहा नेम्स डॉट पॉप, ठीक है, नेम्स डॉट पॉप के अंदर आपको कोई पैरामीटर पास नहीं करना, जैसे इन्होंने कोडिंग एग्जांपल में देखो इन्होंने भी बताया हुआ है फ्रूट्स डॉट पॉप, ठीक है, जहाँ पे पुश था वहां पे देखो ये फ्रूट्स डॉट पुश करके बताया हुआ है, ठीक है। तो पॉप करने से सिंपल क्या होगा कि लास्ट का एक एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। अभी इस केस में यानी लाइन नंबर 25 पे जो कोड जब पहुंचेगा तो हमारे एरे का लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, प्लीज बताइएगा। फिफ्टी 56 हमारा लास्ट एलिमेंट होगा, बिल्कुल सलील ने सही बताया, ठीक है। लाइन नंबर 25 पे जब मेरा कोड पहुंचेगा तो उस वक्त चूंकि मैं लास्ट में दो चीजें पुश कर चुका हूं तो जाहिर है जो पुश हुआ है वो सबसे लास्ट में पुश हुआ है, तो सबसे लास्ट में 56 पुश हुआ है, ठीक है जी। जब मेरा कोड लाइन नंबर 20 में होगा तो उस वक्त लास्ट एलिमेंट क्या है, ट्रू, ठीक है, ट्रू जो है वो लास्ट सबसे एलिमेंट है। लाइन नंबर 22 जब एग्जीक्यूट हो चुकी होगी तो मेरा लास्ट एलिमेंट हो जाएगा जॉन, क्योंकि एक आइटम लास्ट में ऐड हुआ है, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 23 जब एग्जीक्यूट होगी तो 56 भी पुश हो जाएगा, लास्ट में पुश होगा। तो अब मेरा लास्ट एलिमेंट इस लाइन के चलने के बाद मेरा लास्ट एलिमेंट 56 हो चुका है, ठीक है। अब जब यहां पे पहुंचेगा तो लास्ट एलिमेंट चूंकि सबसे 56 है तो पॉप किसको रिमूव करेगा, 56 को रिमूव कर देगा, ठीक है जी। तो पॉप 56 को उड़ा देगा, तो इसका मतलब है जब मैं यहाँ पे इसको कंसोल करूंगा लाइन नंबर 29 में तो मुझे 56 नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो ऐड भी हुआ और रिमूव भी हो गया प्रिंट होने से पहले पहले। चेक करते हैं जनाब क्या होता है, ठीक है जी। तो देखें जब यह प्रिंट हुआ है तो 56 उसके अंदर मौजूद नहीं है, 56 जो था मेरा सबसे लास्ट वाला एलिमेंट वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है पॉप की वजह से। सर अगर हम दो एक साथ रिमूव करना चाहें तो क्या, दो दफा लगा देंगे पॉप, ये लो दो रिमूव हो गए लास्ट के, एक 56 को करेगा एक जॉन को रिमूव कर देगा, ठीक है, फिर एक और लगा देंगे तो ट्रू भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है जी। तो 3 पॉप कर दिए मैंने। अब जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ इतना प्रिंट होगा क्योंकि बाकी सारे मैं उड़ा चुका हूँ, ठीक है, सिर्फ एबीसी तक प्रिंट होगा। रिफ्रेश किया मैंने एबीसी तक हुआ, ठीक है, क्योंकि 3 बार पॉप लगा है, ठीक है। तो ये 2 पुश हुए थे, एक तो 2 ये उड़ गया, अब उसके बाद तीसरा वाला यहाँ से भी उड़ गया, ठीक है जी। ओके गॉट इट। अच्छा जी, तो पुश और पॉप हमने यहाँ पे चलाकर देख लिए 2 मेथड्स, उसके अलावा यहाँ पे काफी सारे मेथड्स हैं जो आप खुद से चलाकर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक मेथड है शिफ्ट, शिफ्ट के बारे में लिखा है शिफ्टिंग इज इक्विवेलेंट टू पॉपिंग
वर्क ऑन द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, पॉप के इक्विवेलेंट है, जो काम पॉप करता है ना, यानी उड़ा देता है लास्ट से, बट ये लास्ट से नहीं उड़ाता, ये उड़ाता है शुरू से। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट उड़ाता है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, सारे पॉप को मैं बंद कर दूं, और पॉप को बंद करने के बाद यहां पे मैं क्या लगा दूं, नेम्स डॉट शिफ्ट। तो नेम्स डॉट शिफ्ट किसको उड़ा देगा, सबसे पहला एलिमेंट उड़ा देगा, 12। ठीक है जी, शिफ्ट को मुझे कैसे कॉल भी करना पड़ेगा। ठीक है, शिफ्ट। अच्छा जी, करके देखते हैं प्रिंट के सबसे पहला एलिमेंट आया, ये उड़ाता है या नहीं। ठीक है, 12 देखें, अब सबसे पहला एलिमेंट 12 था, वो अब यहाँ पे गायब हो चुका है इसमें से। ठीक है, क्योंकि 12 को इसने शिफ्ट ने उड़ा दिया, सबसे पहला एलिमेंट जो था 12, उसको इस शिफ्ट ने रिमूव कर दिया। ठीक है जी, इसके अलावा देखते हैं जनाब कौन से एलिमेंट हमारे पास मेथड्स हैं अवेलेबल। अनशिफ्ट है। ठीक है, शिफ्ट के बाद क्या है, अनशिफ्ट है। अनशिफ्ट क्या करता है, स्टार्ट में पुट ऐड करता है एलिमेंट, पुश से लास्ट में ऐड होता है, अनशिफ्ट से शुरू में ऐड होता है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं ये फ्रूट्स बने हुए हैं, कितने फ्रूट्स हैं, बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो, ये सारे फ्रूट्स पहले से हैं। मैंने कहा फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट। ठीक है, तो लेमन को कहां पे ऐड करेगा, शुरू में ऐड करेगा। ठीक है, अच्छा, शुरू में जब ऐड होगा तो पूरे सबका इंडेक्स चेंज हो जाएगा, राइट, ये चीज ध्यान में रखने वाली है। जब शुरू से डिलीट होगा तो भी इंडेक्स चेंज होगा, शुरू में ऐड होगा तो भी इंडेक्स चेंज होगा। मिसाल के तौर पे बनाना का इंडेक्स 0 था, जब लेमन को मैं शुरू में अनशिफ्ट करूंगा ना, तो लेमन का इंडेक्स 0 हो जाएगा, बनाना चला जाएगा 1 पे, इंडेक्स 1 पे, फिर बाकी भी इसी तरह एक एक करके आगे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट माइंड में रखने की जरूरत है। ठीक है जी, तो ये हमने शिफ्ट और अनशिफ्ट देख लिया। अच्छा, डॉट लेंथ करके जब हम करेंगे तो हमें उस एरे की जो भी लेंथ होगी वो नंबर रिटर्न हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ कंसोल डॉट लॉग में मैंने कहा नेम्स, ठीक है, डॉट लेंथ। ठीक है, अच्छा, लेंथ में आप ये नोट कीजिएगा, मैंने गोल ब्रैकेट ऐसे करके मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, ये उसके बगैर ही काम करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे इस एरे की करंट लेंथ जो भी है वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, इस एरे की करंट लेंथ कौन मुझे बता सकता है कि लाइन नंबर 31 पे जब मेरा कोड पहुंचेगा तो इस एरे की लेंथ उस वक्त क्या होगी। 4 3 3 6 6 5 5 5, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। अच्छा, गिन लेते हैं जनाब, गिन के पता चलेगा। मैंने कहा कि मेरे पास 1 2 3 4 एलिमेंट मौजूद हैं पहले से, फिर मैंने पुश किया, एक 5 हो गया, फिर एक और पुश किया 6 हो गया, फिर एक मैंने शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट क्या करता है, उड़ा देता है। ठीक है, पहला वाला, तो 6 थे, एक माइनस हो गया तो 5 हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आए टोटल, एक को उड़ा दिया मैंने। तो अब जब मेरा कोड यहाँ पहुंचेगा तो इसमें 5 एलिमेंट होंगे। 5 का मतलब है कि 0 से लेके 4 तक का इंडेक्स होगा मेरे पास। ठीक है, तो ये लेंथ जो है ना, मुझे उसका साइज रिटर्न करेगा, उसका इंडेक्स नहीं करेगा। इंडेक्स तो 0 बेस होता है ना, लेकिन जो साइज होता है, जो लेंथ होता है, वो 0 बेस नहीं होता, वो 1 से शुरू होता है। ठीक है, तो इस वक्त मेरे पास चूंकि 5 एलिमेंट मौजूद हैं इस लाइन तक पहुंचते पहुंचते। ठीक है, मेरे इस एरे में 5 एलिमेंट मौजूद, तो मेरे 5, एक न्यूमेरिक वैल्यू 5 रिटर्न करेगा ये। ठीक है, तो इस जगह पे ये खुद गायब हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 रिटर्न होगा। ठीक है, करके देखते हैं जनाब। ओके, रिफ्रेश, तो 5 उसकी लेंथ है, ये आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, फोर नहीं दोस्त, 5। सब लोगों को समझ आया कि 5 यहाँ पे कैसे था ये। अगर किसी को सवाल है सवाल से तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है जनाब, अब मैं वापस आता हूं और यहाँ पे और देख लेते हैं क्या है। अच्छा, अगर आपको किसी एलिमेंट को डिलीट करना हो इस एरे में से, ठीक है, तो उसके लिए आप ऐसे करके डिलीट और उस एलिमेंट का नाम ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्प्लाइस है। ठीक है, उसके अलावा मर्जिंग एरे है। ठीक है, कॉनकैट करके। ठीक है, ये सारे हम यहाँ पे चलाकर नहीं देख सकते, ये सारे आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा इस जगह पर जाकर। इसको आप काइंड ऑफ असाइनमेंट समझें। ये जितने भी यहाँ पे मेथड्स लगे हुए हैं, इन सबको आप एक फाइल में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, सबको चला चला कर देखिएगा। किसी में अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी में अगर कोई इशू हो, तो मुझसे आप अगली क्लास में वो सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पे, इन सारे मेथड्स को आप चलाकर प्लीज खुद से आप देखिएगा। ठीक है जनाब।
अच्छा अच्छा, अब हमारे एरे में कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो रह गई है? अच्छा जी, तो अब टाइम है आपको एक अगर जादू दिखाने का। सही है। और उस जादू का बहुत ही गहरा ताल्लुक है हमारी कल वाली क्लास से, यानी कि लास्ट जो हमारी क्लास थी। ठीक है भाई, और अब वो जादू हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। If in array if we pass Malik 1 2, what would happen? काइंडली आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, ये सवाल मैं समझ नहीं पाया हूँ शायद। फरहान कय्यूम, काइंडली आप अपना माइक ओपन करके ये सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपका सवाल शायद समझ नहीं पाया हूँ। आई थिंक फरहान कय्यूम, अगर आप अपना माइक ओपन करके सवाल पूछ सकते हैं तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी अगर और किसी का कोई सवाल है तो वो भी प्लीज पूछ सकता है। इनका सवाल मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। हेलो सर। जी हेलो जी। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम एरे में मलिक आपने लिखा हुआ है ना, इसके हाँ, आगे 1 2 और लगा दें तो क्या 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 यहाँ पे क्या शो यहाँ होगा? पे मैं 1 2 लगा दूं हाँ तो ये उस स्ट्रिंग का हाँ। पार्ट है ना। वो स्ट्रिंग एक कंप्लीट स्ट्रिंग क्या है, MALIK 1 2, ये कंप्लीट स्ट्रिंग है। इसका साइज क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 कैरेक्टर का ये एक स्ट्रिंग है। तो 7 और 7 14 बाइट ये मेमोरी में ले लेगा, ये एक स्ट्रिंग है जस्ट। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अच्छा ग्रेट। अच्छा जी, तो अब हम इस पॉइंट पे ये बात करने वाले हैं कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में कैसे मुख्तलिफ हैं। ठीक है, अब हम ये बात करने लगे। अच्छा, मैंने कहा var नेम इक्वल्स मलिक। ठीक है जी। अच्छा, मैंने अब कहा नेम इक्वल्स मलिक, एक वेरिएबल बनाया, और मैंने कहा एक वेरिएबल और बनाया कॉपी के नाम से, और उसमें मैंने क्या क्या दिया, मैंने कहा उसमें भी क्या भेज दो, मलिक भेज दो। तो अब ये जो नेम का वेरिएबल था, इसमें क्या था, सॉरी यहाँ पे नेम होगा। ठीक है, नेम का जो वेरिएबल था उसमें एक स्ट्रिंग मौजूद था मलिक। ठीक है, हैव स्ट्रिंग मलिक। ठीक है जी, नेम के वेरिएबल में एक स्ट्रिंग जा चुका है जिसका नाम है मलिक। अच्छा, इसी तरीके से जो कॉपी के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया है, इस वेरिएबल में क्या जा चुका है, जो नेम में था वही गया है, क्योंकि जब ये कोड चलेगा तो यहाँ पे नेम जो है वो क्या होगा, वो इसकी अपनी वैल्यू को रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो नेम खुद गायब हो जाएगा यहाँ से और इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी ऑफ कोर्स। ठीक है, इस तरह से होगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो हमने ये सीखा कि ये जो कॉपी के नाम से वेरिएबल है, इसमें भी क्या चला जाएगा, वही मलिक के नाम से जो वैल्यू थी वही चली जाएगी। ठीक है, कॉपी विल टेक
copy also have string Malik। ठीक है जी, ये हो गया जनाब। अब मेरे पास एक वेरिएबल है नेम के नाम से, एक वेरिएबल है कॉपी के नाम से, और ये दोनों वेरिएबल एक ही वैल्यू को रखते हैं अपने पास, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और मैं कंसोल करवा के चेक भी कर लेता हूँ कि आया कि जो मैं सोच रहा हूँ कि दोनों में मलिक है, तो क्या ऐसा है वाकई या नहीं है। तो मैं जल्दी से इसको क्या करता हूँ, मैंने कहा नेम को भी कंसोल कर दो और कॉपी को भी कंसोल कर दो। ठीक है जी, मैंने दोनों को कंसोल करवा दिया। कोई और कंसोल तो नहीं लगा ना ऊपर? हाँ, नहीं लगा। इसको भी इसको भी क्या कर देता हूँ, ठीक है, सारा कोड मैंने कमेंट कर दिया, जस्ट यही कोड ओपन है मेरा। सही है जी, मैंने रिफ्रेश किया तो दोनों के अंदर मलिक आ चुका है। ठीक है जी, नेम में भी और कॉपी में भी, दोनों में मलिक आ चुका है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं नेम को कर देता हूं चेंज। मैंने कहा नेम इक्वल टू समथिंग एल्स। ठीक है, पहले नेम में मलिक था, अब मैंने नेम में क्या रख दिया, समथिंग एल्स, कुछ और रख दिया। ठीक है, समथिंग एल्स के नाम से एक स्ट्रिंग रख दिया। अब मैं दोबारा से दोनों को प्रिंट करवाता हूं। ठीक है, तो अब मुझे कौन बताएगा कि नेम में क्या प्रिंट होगा और कॉपी में क्या प्रिंट होगा? जी, काइंडली मुझे सोच के बताएं कि नेम में क्या प्रिंट होगा और कॉपी में क्या प्रिंट होगा। समथिंग एल्स। अच्छा, नेम में आपने कहा कि समथिंग एल्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और कॉपी में क्या प्रिंट होगा? समथिंग एल्स। कॉपी में भी समथिंग एल्स प्रिंट होगा। यस कॉपी सर, में, समथिंग एल्स। कॉपी में मलिक प्रिंट होगा। ठीक है जी, कॉपी में मलिक, क्योंकि देखें मैंने कॉपी में जब नेम रखवाया था तो उसके बाद मैंने कॉपी को चेंज तो नहीं किया। ठीक है, कॉपी में मैंने नेम रखवा दिया था, नेम में उस वक्त क्या था, मलिक था, कॉपी में वो जा चुका है। ठीक है, तो मैंने उसको चेंज तो नहीं किया उसके बाद। तो मेरे पास जो कॉपी के नाम से वेरिएबल है उसमें स्टिल मलिक रहेगा। ठीक है, अच्छा, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि यहाँ पर ये जो दोनों वेरिएबल हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अच्छा, मैंने दोनों को कंसोल करवा दिया। ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यू थी। जब मैं एक वेरिएबल को चेंज करूंगा तो उसका इम्पैक्ट किसी दूसरे वेरिएबल पे नहीं आएगा, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, मैं इसको अब कंसोल करवा के वेरीफाई कर लेता हूँ कि जो आया कि जो चीज मैं सोच रहा हूँ वैसा ही है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों में मलिक था। ठीक है, और फिर मैंने नेम को चेंज कर दिया तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, नेम चेंज हुआ है, कॉपी जो है वो मेरा कॉपी स्टिल वैसा ही रहेगा। ठीक है, कॉपी में मेरे पास मलिक स्टिल वैसा ही है, नेम का जो वेरिएबल था उसमें समथिंग एल्स आ चुका है। ठीक है जी, काइंडली ये सबको बात समझ आई कि ये क्या बात हुई है? ये मैं तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक्चुअल बात अभी मैंने शुरू नहीं की। ठीक है जी, अच्छा, इस पॉइंट पे मैं क्या करता हूँ, मैंने कॉपी को भी चेंज कर दिया। ठीक है, कॉपी में मैं रखवा दिया सम अदर डेटा। ठीक है, ये बात रखवा दी। तो अब कॉपी के अंदर क्या आ चुका होगा, सम अदर डेटा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूं कि ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक को चेंज करने से दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, रिफ्रेश किया मैंने देखा सम अदर डेटा आ गया। अच्छा भाई, ये हो गया, मसला हल हो गया। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं एक बात और भी एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं, इसकी एक तो इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, लेकिन शुरू में जो मैंने बताया था कि ये जो तीनों वेरिएबल है ना, नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन, ये तीनों क्या है, ये नेटिव वेरिएबल्स। ठीक है जी, ये नॉन नेटिव नहीं है। तो तीनों जो नेटिव टाइप के जो वेरिएबल्स है ना, उन तीनों का बिहेवियर यही होगा।
ठीक है, जब आप उसका वेरिएबल बनाएंगे प्रिमिटिव टाइप का, या नेटिव भी उसको कहते हैं, प्रिमिटिव और नेटिव दोनों कह सकते हैं, दोनों ही कहते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे आपको प्रिमिटिव लिखा हुआ मिलेगा, कुछ जगहों पे नेटिव लिखा। तो जब आप नेटिव वेरिएबल बनाएंगे, आप, मैंने अभी स्ट्रिंग का बनाया है, आप नंबर का बनाएंगे या आप बूलियन का बनाएंगे, तो तीनों का बिहेवियर आपको सेम मिलेगा कि एक वेरिएबल का किसी भी किस्म का कोई इंपैक्ट दूसरे वेरिएबल पे नहीं आएगा। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे इस पॉइंट पे, यहां पे मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल को उठा के दूसरे वेरिएबल में डाला है। ठीक है जी। नेम के नाम से जो वेरिएबल था, ये मेमोरी की एक लोकेशन पे सेव था। ठीक है, ये जब मैंने नेम बनाया था तो मेमोरी की एक खास लोकेशन पे। अच्छा, ये कैसे, जब ये नेम बना होगा तो एक्चुअल में हुआ क्या होगा? एक्चुअल में हुआ ये होगा कि मेरा जो जावा स्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है, ये चूंकि ये गूगल क्रोम के ऊपर चल रहा है या किसी भी ब्राउजर पे, तो ये गूगल क्रोम से कहेगा कि मुझे एक मेमोरी में जगह चाहिए, मुझे ये स्ट्रिंग उसमें सेव करवाना है। ठीक है, मेरे पास ये जरूरत आ चुकी है। गूगल क्रोम बताएगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो भी आपके पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज या लिनक्स या मैक, तो वो गूगल क्रोम विंडोज को बोलेगा कि भाई मेरे पास एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसको इतनी जगह चाहिए, तो आप मुझे दे दो। ऑपरेटिंग सिस्टम चूंकि एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर एक खास किस्म का प्रोग्राम होता है जिसको हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट का जो पार्ट उसका कहलाता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे छोटे 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 प्रोग्राम मिलके वो बनता है, तो उसमें से एक होता है मेमोरी मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है, एक सेक्शन होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, उस पार्ट से कहेगा कि भाई, अच्छा वो पार्ट करता है क्या, उसके पास सारा खाता है बना हुआ कि भाई किसको, मिसाल के तौर पे अगर एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर 4 GB रैम है। ठीक है, 4 GB रैम उस सिस्टम के अंदर है, तो वो जो सेक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो मेमोरी मैनेजमेंट का सेक्शन होता है, उसके पास एक खाता होता है पूरा। वो इस चीज को लिखता रहता है अपने पास, नोट करता रहता है कि किसको मैंने कितनी मेमोरी दी है, क्या दिया है। अच्छा, तो वो क्या करेगा, वो एक नजर मारेगा ऐसे कि अच्छा भाई कौन सी मेमोरी में जगह जो है वो मैंने किसी को नहीं दी है, और उसमें से एक लोकेशन पिक करेगा, वो कहेगा जनाब ये आ गया आपके पास लोकेशन। अब वो लोकेशन अपने पास लिख लेगा, उसमें वो किसी और को आने नहीं देगा। ठीक है, किसी और को वो लोकेशन वो रीअसाइन नहीं करेगा, वो बस आपके प्रोग्राम को मिल गई वो चीज। अच्छा, तो अब हमें पता क्या चला कि ये वेरिएबल नेम जो है ये मेमोरी के खास किसी जगह पे होगा। अच्छा, मेमोरी के अंदर ना, मिसाल के तौर पर 4 GB रैम है, ठीक है, ये बहुत गौर से समझने की बात है। 4 GB रैम अगर आपके पास है तो उसके हर हर उसके बिट का ना एक एड्रेस है, हर बिट का एक पता है, एक एड्रेस है उसका रैम के अंदर। ठीक है, और जब वो मेमोरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर लिखता है ना अपने पास कि मैंने इसको कहां से कहां तक का दिया, तो वो एड्रेस लिख रहा होता है। ठीक है, वो एड्रेस लिख रहा होता है कि भाई एड्रेस नंबर। अच्छा, हम यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्चुअल बना लेते हैं कि हमारे पास एड्रेसेस है ना, जो वो हम कॉन्सेप्चुअल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, मैंने कमेंट में कहा कि जनाब ये ना मेरे पास मेमोरी के कुछ मैंने ऐसे बना लिए कि भाई ये एड्रेसेस है मेमोरी के। ठीक है, मैंने कहा मेमोरी का एड्रेस नंबर किसी भी नंबर से शुरू कर लेते हैं हम ऐसे जस्ट। वैसे तो वो बहुत लंबे लंबे नंबर्स होते हैं क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ बाइट्स आपके 4 GB के रैम में है, जो भी काफी बड़ा एक नंबर है। लेकिन हम उसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हम कहते हैं यार 1 से शुरू करते हैं। चलो 1 है हमारा, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है जी, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8। ठीक है, 1 से लेके 8 तक मैंने ऐसे कमरे बना लिए जो मैं उसको असाइन करने लगा हूँ। ठीक है, अपने इस वेरिएबल को। अच्छा, जब लास्ट क्लास में हम ये पढ़ रहे थे ना कि डेटा एक्चुअल मेमोरी में सेव कैसे होता है, तो भी एक दोस्त ने ये सवाल पूछा था कि सर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका हमें फायदा क्या होगा। तो ये इस पॉइंट पे मैं मजीद उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट मैं स्टिल आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये चीज आपने नहीं सीखी, अगर ये चीज समझ नहीं आई, तो आप प्रोग्रामिंग ही समझ में नहीं आएगी आपको। समझ रहे हैं बात, प्रोग्रामिंग ही आपको समझ में नहीं आएगी ओवरऑल। ठीक है, बावजूद इसके कि आप इस चीज को कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे होते एक्चुअल में, ये पीछे की कहानी है जो पीछे चल रही होती है, आपका उसमें कोई अमल दखल नहीं है। आपको पता हो या ना हो, ये इसी तरह काम करेगी जैसे ही हो रहा है। लेकिन अगर आपको पता होता है ना, तो आपको बहुत सारी चीजें सोचने में और समझने में आसानी होती है। ठीक है, आपको जस्ट हिंट मिलता है और आप समझ जाते हैं पीछे क्या हो रहा है।
तो इस वजह से मैं ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, और जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने ये चीज नहीं सीखी तो ये एरे जो है ना, एरे और ऑब्जेक्ट, ये आपकी जिंदगी आजाद कर देगा, कि मैं गारंटी दे रहा हूँ। खासतौर पे जो रिएक्ट वगैरह के अभी डेवलपर्स बहुत सारे 90% जो सवाल पूछते हैं ना, वो उसका ताल्लुक इन चीजों से होता है। इसमें लोग स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और अल्टीमेटली वो इस चीज का भी सबब बनता है कि वो डिमोटिवेट होकर प्रोग्रामिंग ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सम टाइम इस तरह की भी सिचुएशंस हो सकती हैं आपके साथ। तो इस चीज को काइंडली बहुत गौर से समझें। ठीक है, अगर किसी का सवाल हो तो कोई बाद में प्लीज पूछ भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि मेरे पास ये जो मलिक था, इसको कितने बाइट की जरूरत थी? 2 4 6 8 10 बाइट। तो मैं 10 बाइट बना लेता हूँ जरा यहाँ पे, 9, बल्कि इसको मैं 2 कैरेक्टर कर देता हूँ ना, MA बस। ठीक है, 2 का मतलब है कितनी जगह लेगा? 1 2 3 4 4 तक। तो इसको 1 से लेके 4 तक जो है ना, इसको मिल गया। मैंने कहा जनाब 1 से लेके 4 तक जो है किसको मिल गया? ये इतना जो स्पेस था, इतना जो स्पेस था वो मिल गया हमारे इस वेरिएबल को। अच्छा, इसका एक एड्रेस होगा, इस लोकेशन का, वो बता दिया गया कि भाई ये जगह अब आपकी है, इसमें आप रखो जो भी रखना है आपको। ठीक है, इसी तरह कॉपी में जब ये MA दोबारा से गया, ठीक है, तो अब जब इसको जो लोकेशन मिलेगी ना, वो ऐसा नहीं होगा कि इसके बिल्कुल पड़ोस की, वो कहीं भी रैंडम कहीं से भी उठा के दे देगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि अच्छा जनाब 6 से लेके, ठीक है, 5 को मैंने छोड़ दिया, जस्ट टू मेक श्योर कि मतलब आपको ये चीज आप समझ सकें कि वो रैंडमली कहीं से उठा के दे रहा है। 6 से लेके 9 तक, 6 7 8 9, ये मिल गया मेरे कॉपी वाले वेरिएबल को। ठीक हो गया जी। तो ये पॉइंट मेरे बताने का ये है कि ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये मेमोरी की 2 अलग अलग लोकेशन पे सेव हुए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज, आप इस चीज को रियलाइज कर रहे हो कि ये मेमोरी की 2 अलग अलग लोकेशन पे सेव हुए हैं। अच्छा, ये बात समझ आ गई हमें। अच्छा, अब होता क्या है कि कॉपी के अंदर जब मैंने चीज सेव करवाई है, तो वही सेम चीज यहां भी सेव है, वही सेम चीज यहां भी सेव है। ठीक है जनाब। अच्छा, फिर मैं नीचे आया, इसको मैंने प्रिंट करवाया। जब नेम को मैंने प्रिंट करवाया, उसने कहा अच्छा भाई नेम का जो एड्रेस था वहां जाओ, 1 से लेके 4 तक जो भी चीज थी वो नेम के वेरिएबल है, उसको प्रिंट करवा दो लाके। फिर कॉपी को जब मैंने प्रिंट करवाया, तो उसने कहा अच्छा 6 से लेके जो 9 तक के हैं, 6 7 8 9, ये 4 बाइट इसके हैं, तो इसको जाओ मेमोरी में उठाओ और लाके यहाँ पे प्रिंट करवा दो। तो ये प्रिंट हो गया जनाब। ठीक है, दोनों में मलिक लिखा हुआ था। ठीक है, दोनों में, ये अभी MA लिखा हुआ है दोनों में, तो MA प्रिंट हो जाएगा दोनों में से आके। अच्छा, फिर मैंने कहा कि नेम के अंदर क्या कर दो? समथिंग एल्स कर दो। तो मेरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इसको चेंज कैसे करेगी? वो इसको चेंज ऐसे करेगी कि नेम का ज़ाहिर कोई ना कोई एड्रेस होगा। वो मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है जावास्क्रिप्ट का, उसको पता है कि भाई ये नेम कहाँ मैंने सेव करवाया था। ठीक है, चूंकि जब ये मेमोरी असाइनमेंट हुई थी शुरू में, जब ये एलोकेट हुई थी वो जगह कि अच्छा यहाँ सेव करवाना है आपने, तो वो उसको पता है कि भाई कहाँ पे उसको क्या एड्रेस था। तो उसने कहा कि उस एड्रेस पे जाओ और जाके क्या कर दो, ये समथिंग एल्स को उस पे सेव करवा दो। ठीक है जी। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे आके, अच्छा जाहिर है अब समथिंग एल्स जो है ना, इसको एक बड़ा ये वो है, तो उसको क्या करेगा, वो कोई इस जगह पे तो सेव हो नहीं सकता, हम देख रहे हैं, क्योंकि 1 से लेके 4 तक उसके आगे फिर जगह ही इतनी नहीं है कि इतना लंबा कैरेक्टर आ सके। तो वो क्या करता है, इसको डिलीट करके ना एक नई जगह पे देखता है, इतनी बड़ी जगह जहाँ पे वो उठा के उसको दे देता है। ठीक है, और उसको फिर वो जगह मिल जाती है। अच्छा, ये हो गया। फिर कॉपी को देखा, मैंने कहा कॉपी को चेंज करो। तो कॉपी के पास भी आगे मोस्ट प्रोबेबली मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि इसमें आगे जगह है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आगे जगह है यहाँ पे 10 11 12 13 14। ठीक है जी, आगे जगह है। लेकिन स्टिल क्या करेगा, ये कॉपी को इसी जगह पे आगे एक्सटेंड नहीं करेगा। ठीक है, कॉपी को भी क्या करेगा, एक अगर यहीं पे मिल गई तो यहीं पे बड़ी दे देगा, लेकिन एक नई लोकेशन देगा। पॉइंट मेरा ये है कि एक नई लोकेशन देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ना जो नेटिव वेरिएबल्स हैं उनका बिहेवियर ये है। ठीक है, तो कॉपी में मैं जो भी कुछ रखूंगा वो क्या होगा, वहां पे आ जाएगा। ठीक है जनाब। अच्छा, ये हमने बिहेवियर समझ लिया नेटिव वेरिएबल का। अब हम
यही सेम काम करते हैं नॉन प्रिमिटिव या नॉन नेटिव वेरिएबल के साथ, और हम देखेंगे कि बिल्कुल बिहेवियर उसका मुख्तलिफ है उससे। ठीक है जनाब, अभी इसमें कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं हुई भी है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आया और मैंने कहा कि भाई एक अदद मेरे पास क्या है, नेम का वेरिएबल है जिसकी टाइप क्या है, एक अदद एरे है। अच्छा, एरे हो गई जनाब एक अदद। अब इस एरे, जब ये मैंने लाइन पूरी लिखी ना इस पॉइंट पे आके, तो जाहिर है वही वाला प्रोसेस हुआ कि भाई मेरे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम ने कहा गूगल क्रोम से डिस्क्रिप्शन एंड सर आर डेस्टिनेशंस एंड अपेंड सेम। ये मैं बात समझा नहीं, जलालुद्दीन कैन यू प्लीज ओपन योर माइक मे बी। जलाल प्यारे दोस्त, आप अपना माइक ओपन करके क्या ये सवाल पूछ सकते हैं? मैं आपका सवाल शायद समझ नहीं पाया हूँ। सर माइक इशू है, तो आप जरा उसको मजीद एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। और डेस्टिनेशन एंड अपेंड सेम। अगर मैं आपकी बात सही तरह से समझाऊं तो आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर एक पहले से बना हुआ वेरिएबल है स्ट्रिंग, प्रोबेबली ही इज आस्किंग कॉपी एंड अपेंड। मैं जो समझाऊं मैं बताता हूं। आप प्रोबेबली ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना हुआ है और उस स्ट्रिंग वेरिएबल में मिसाल के तौर पर उसमें लिखा हुआ है जॉन, ठीक है, और जॉन के साथ मैं एबीसी लगा दूं, अब वो बन चुका है जॉन एबीसी, ठीक है, तो एक वो एक बड़ा टेक्स्ट है। तो ये जो मैंने उसको, जाहिर है पहले जो मलिक लिखा हुआ था वो 10 बाइट ले रहा था, ठीक है, 2-2 बाइट के हिसाब से। अब उसमें 2 कैरेक्टर और आ गए, तो अब वो 12 बाइट हो चुका है। तो अब 12 बाइट होने की सूरत में उसको क्या वो उसी मेमोरी लोकेशन पे आगे उसको जगह मिल जाएगी या उसको कोई नई लोकेशन मिलेगी? तो उसका जवाब ये कि उसको एक नई लोकेशन मिलेगी, ठीक है, वहां पे अपेंड कभी भी नहीं होगा, उसको नई मेमोरी लोकेशन असाइन किया जाएगा। अपेंड इसलिए नहीं होगा कि हमें पता नहीं है, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट का जो है ना, उसको हमने शुरू में बोला था कि इतने बाइट चाहिए हमें, ठीक है, हमने शुरू में कहा था 10 बाइट चाहिए, तो 10 उसने दे दिया। अब वो उस 10 की तो गारंटी है, लेकिन उस 10 के पड़ोस में जो है ना उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहां हो सकता है कोई और हो। तो हम क्या करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है हम उससे दोबारा पूछते हैं, हम कहते हैं अब हमें चाहिए 12 बाइट की जगह, वो बताओ, तो वो 12 बाइट की जगह देते हैं, हम वहां से उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम जगह पे कभी भी अपेंड वो नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हम नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल की तरफ। वेलकम। नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल मैंने बनाया, इसके लिए मुझे कितनी मेमोरीज रिक्वायर्ड है, गिनते हैं जनाब। सबसे पहले 8 नंबर का जो वेरिएबल होता है जावास्क्रिप्ट में, वो 64 बिट का फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल होता है, ठीक है, यानी कि 8 बाइट्स, ये हो गया जी। उसके बाद 2 कैरेक्टर मेरे पास स्ट्रिंग है, तो 4 बाइट इसके हो गए, तो 8 और 4 12 बाइट, 12 बाइट और 1 बिट भी है एक्स्ट्रा, ठीक है जी। तो इसको मैंने पूछा मेमोरी वाले उससे ऐप से, तो उसने मुझे बताया कि जनाब आप क्या करो, आप ले लो 1 से लेके 12 बाइट, ठीक है। 1 बिट भी उसने दे दिया साथ साथ। जो अभी एक सवाल आपके दोस्त ने पूछा था कि 1 बिट क्या हम ले सकते हैं नहीं ले सकते, इसका जवाब मुझे पता नहीं है। मैंने ये अंदाजा लगाया था कि शायद वो 1 बाइट पूरा लेके और उसको मुख्तलिफ, मतलब 1 से ज्यादा बूलियन के लिए उसको इस्तेमाल करता हूँ मे बी, बट हम काइंड ऑफ इमेजिन कर लेते हैं कि 1 बिट उसको मिला है। अच्छा जी, अब हुआ क्या, बल्कि पहले मेमोरी वाली चीज देखने से पहले ना ये हम करके देख लेते हैं। मैंने कहा कॉपी इक्वल टू नेम्स एस नहीं लगाया उसमें, एस लगा देते हैं, ठीक है जी। कॉपी इक्वल टू नेम्स, ये करने के बाद मैंने दोनों को console डॉट लॉग करवा दिया, ठीक है। मैंने कहा नेम्स, ठीक है, नेम्स को मैंने प्रिंट करवाया और मैंने साथ में क्या प्रिंट करवा दिया, कॉपी को भी प्रिंट करवा दिया।
अच्छा, दोनों के अंदर जाहिर है जो नेम के अंदर था वही जो है वो कॉपी के अंदर भी आ चुका है इस पॉइंट तक। बिल्कुल हमारा जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर था सेम वही है। सर नमाज से जरूरी है, नेम से एस जरूरी है। जनाब ये मैंने जिक्र किया था कि एस जो है ये कन्वेंशन है जब आप कोई एरे टाइप का वेरिएबल बनाते हैं। एरे में चूंकि एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं तो जाहिर है उसके नाम के साथ एस अगर लगा हुआ तो आपको देख के ही पता चल जाता है। बट ये कन्वेंशन है, अगर आप ना लगाएं तो कोई एरर नहीं आएगा, आपका प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली रन करेगा। रिफ्रेश किया मैंने जनाब, क्या हुआ इसको, रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ? हाँ, हो गया। ठीक है, तो जो नेम में था वही कॉपी के अंदर आ चुका है। अच्छा, मैं वही स्टेप रिपीट करता हूं दोबारा। मैंने क्या किया, मैंने नेम को चेंज किया। ठीक है, नेम को कैसे चेंज किया, मैंने कहा नेम डॉट पुश। ठीक है, नेम में एक आइटम पुश कर देता हूं मैं। वो क्या आइटम पुश किया मैंने, 5, एक 5 आइटम पुश कर दिया। ठीक है जी, और मैंने 5 आइटम पुश करने के बाद इन दोनों को दोबारा से क्या किया मैंने, ये शॉर्टकट गलत दबाया। अच्छा, इन दोनों को मैंने दोबारा से यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, पहले मैंने नेम बनाया, उसकी एक कॉपी बनाई, दोनों को प्रिंट करवाया मेक श्योर करने के लिए कि दोनों में सेम चीज है। उसके बाद मैंने उन दोनों में से एक को चेंज कर दिया, जैसा कि नेम्स को, नेम में एस फिर लगाना भूल गया मैं, नेम्स को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसमें एक आइटम ऐड कर दिया। और अब मैं नेम्स को और कॉपी को दोनों को प्रिंट करवाता हूँ और मैं इसका बिहेवियर देखता हूँ। ठीक है भाई, कि नेम में तो चेंज आया ही आया, उसकी कॉपी में भी चेंज आ गया। यहाँ पे लोग आके जो ना हो जाते हैं शॉक्ड कि ये कैसे हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मैंने नेम्स में पुश किया, अब मैं कॉपी में भी कुछ पुश कर देता हूँ। कॉपी में मैंने पुश कर दिया 6। ठीक है, बल्कि इसमें कुछ यूनिक नंबर करते हैं, 90 पुश कर देते हैं। ठीक है जी, तो मैंने नेम को भी चेंज किया, कॉपी को भी चेंज किया। अच्छा, और दोनों को प्रिंट करवाता हूं मैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। ठीक है जी, तो नेम में भी आ गया और कॉपी में भी आ गया, दोनों में चेंज आ गया। ठीक है, मैंने 5 को नेम में पुश कराया था, सही है, और 90 को मैंने कॉपी में पुश कराया था, लेकिन आप नोट कीजिए कि 5 और 90 दोनों में आ गए। अब ये काइंडली कोई मुझे माइक ओपन करे और इस बारे में कुछ प्लीज बताएं, क्योंकि मैं ही सिर्फ बोलता जा रहा हूँ, कुछ आप लोग भी बोलें। जी ये मोहम्मद मेरे ख्याल उस्मान। से एक जगह को रेफरेंस कर रहा था, उस रेफरेंस में अगर आप एक में चेंज करेंगे दूसरे में जाएगा, दूसरे में चेंज करेंगे तो हर जगह वो रिफ्लेक्ट होगा चेंज। हाँ मैं मुझे समझ गया। तो सर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होती हैं वो कॉपी बाय वैल्यू करती हैं, और नॉन प्रिमिटिव जो होती हैं वो कॉपी बाय रेफरेंस करती हैं, जो उसका पाथ होता है। जी, और भी एक दोस्त ने हैंड रेज किया हुआ है, मोहम्मद उस्मान जी, बोलिए प्लीज। अच्छा सर, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होती हैं ये कॉपी बाय वैल्यू करती हैं, और जो नॉन प्रिमिटिव होती हैं वो कॉपी बाय रेफरेंस करती हैं। बिल्कुल ठीक है जी। जी जनाब, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं इस चीज को लेके। सर इज देयर एनी फंक्शन टू नो द साइज ऑफ अ वेरिएबल? नहीं, ऐसा कोई फंक्शन होगा वैसे, कोई ना कोई फंक्शन। असल में ये साइज, मेमोरी में कितना साइज है उसकी शायद ये बात कर रहे हैं, तो आपकी उसका। वीडियो बंद हो गई है? हाँ, मेरी वीडियो मैंने बंद की है, ये लो भाई, ऑन कर दी दोबारा। और ये इसका रेफरेंस रिलीज कराने के लिए शायद कोई ऑपरेटर यूज करते हैं, तो रेफरेंस जब खत्म हो जाता है तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो जो रेफरेंस वाला वेरिएबल है उसमें नहीं होती। लाइक अगर आप कॉपी में कुछ चेंज करेंगे तो वो नहीं, उसमें उसका इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि ये मेमोरी में इसने कितना साइज लिया हुआ, उसका कोई तरीका होता है? ये मुझे भी नहीं पता, तो जल्दी से गूगल करते हैं, हाउ टू चेक memory size of a variable JavaScript.
साइज ऑफ करके इसने कुछ बनाया हुआ तो है, साइज ऑफ के नाम से एक है यार, करके देखते हैं क्या रिपोर्ट है इसकी। किसी पे वेरिएबल पे साइज ऑफ लगाते हैं, मिसाल के तौर पर नेम्स पे लगा लेता हूँ। साइज ऑफ नेम्स, ये एरर दे रहा है मुझे। अच्छा, साइज ऑफ को मुझे ऐसे करके करना पड़ता है, ठीक है। हमने क्या दिया ऐसे करके, इसको देखते हैं इससे गेट होता है साइज या नहीं होता। साइज ऑफ इंडेक्स ऑफ अनडिफाइंड, नहीं यार। अच्छा, साइज ऑफ इसने खुद जो बनाया है उसी को यूज कर रहा है, ये कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। साइज निकालने के लोगों ने तरीके बताए हैं। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली ये तरीके पता है क्या है? ये तरीके वही हैं कि अगर अनडिफाइन है तो उसका साइज देखें 0 है, ये अगर बूलियन है तो 4 है, नंबर है तो 8 है, इस तरह करके कुछ ही इन्होंने किया हुआ है। बिल्ट इन कोई फंक्शन मोस्ट प्रॉब्ली नहीं है इसका। तो आप भी सर्च कीजिएगा, अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन मिले तो मुझसे भी शेयर कीजिएगा। मेरी नॉलेज में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिससे साइज चेक किया जा सके। हाँ, लेकिन बुक्स में और जो जावास्क्रिप्ट जिन्होंने बनाई है ऑफ कोर्स, उन्होंने अपने मैनुअल्स में ये जरूर लिखा है कि अच्छा इसका जैसे अगर मैं इसका चेक करूं कि हाउ मेनी बाइट्स जावास्क्रिप्ट नंबर्स, ठीक है, तो ये ठीक है 64 बिट आपको ये शो हो जाता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो नंबर है वो 64 बिट लेता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग उसको गूगल कर सकते हैं, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में, मुख्तलिफ बुक्स में आपको ये चीजें मिल जाएंगी कि कौन सा वाला जो वेरिएबल है वो क्या साइज लेता है। ओके जनाब, तो हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अच्छा जी, तो हमने देखा जनाब ये तो दोनों में चेंज आ गया। अब इसको हम कैसे हम पता लगाएं कि ये चक्कर हुआ क्या है। असल में होता ये है, जब यहाँ पे नेम्स बनता है ना, नेम्स के नाम का वेरिएबल, नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल जब बनता है, तो मेमोरी एलोकेशन सिर्फ जब होती है जब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जब आते हैं ना, जब ही मेमोरी एलोकेशन होती है, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन के अलावा इसके अलावा हमारे दोस्त जलाल हैं, इन्होंने एक पीएनजी भेजी है, तो इसको हम खोल के देखते हैं कि इन्होंने क्या भेजा है। अच्छा, इन्होंने स्टैक और फ्लो का कोई क्वेश्चन भेजा है। खैर, अच्छा, आई थिंक ये स्क्रीनशॉट लेने से ये आ जाता है क्या, स्क्रीन रेजोल्यूशन इशू ऑन माय साइड। यार हमारे पास स्क्रीन रेजोल्यूशन का तो कोई इशू नहीं है। आई थिंक किसी और के पास क्या ये इशू आ रहा है? जलाल, आप क्या ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आप जस्ट कुछ शेयर करना चाह रहे थे वो सही तरह से हो नहीं पाया? खैर, अगर जलाल आपको कोई अगर इशू है और मैं उसमें कुछ कर सकता हूं, अगर आई एम फेसिंग द रेजोल्यूशन इशू, आई थिंक मेरी साइड से तो सब कुछ सही है। आप मे बी जूम को क्लोज करके और आप मे बी उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी मैंने इसमें नोट की थी, आपको मैं जस्ट डेटा दे रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए, कि जब सामने से कोई दूसरा, क्योंकि एक सेकंड जो क्लास थी उसमें अरीबा ने स्क्रीन शेयर की थी और वो कुछ बता रही थी, तो उस जब स्क्रीन शेयर हो रही थी ना अरीबा की मेरे पास, तो मैंने कोई कंट्रोल ए वगैरह कुछ दबाया था, तो उससे क्या हुआ था, रेजोल्यूशन चेंज हो गई थी मेरे पास। तो फिर मैंने वही बटन दोबारा दबाया ना, तो वो घूम के 3-4 मुख्तलिफ साइजेस पे, वाइड स्क्रीन और स्क्वायर, तो मे भी उस तरह का कुछ हो गया। अच्छा, तो आप इसको गूगल कीजिएगा या देखिएगा कि क्या इशू है ये वाला। अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि ये जो नॉन प्रिमिटिव टाइप का जब वेरिएबल बनता है, ठीक है जी,
तो मेमोरी एलोकेशन जो होती है वो सिर्फ कब होती है, जब यहाँ पे स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स आते हैं ना, जब होती है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी सबसे पहला नॉन प्रिमिटिव पढ़ा है, तो हम अभी एरे की हद तक बात कर रहे हैं। एक नॉन प्रिमिटिव और भी है जो कि ऑब्जेक्ट है, वो भी हम पढ़ेंगे, तो फिर हम उसकी बात करेंगे। सर आप नेटिव और नॉन नेटिव की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों के कोड एक ही हैं। नहीं, कोड एक नहीं है ना, दोनों का कोड एक थोड़ी है। देखो, इसको बनाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो प्रिमिटिव वेरिएबल थे, क्या उसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज हुआ था? नहीं हुआ था। ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी जिक्र कर चुका हूं मैं, दोबारा से बता देता हूँ कि जो नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल है ना, वो इटसेल्फ कोई चीज नहीं है वो। ठीक है, मतलब वो बेस कर रहे होते हैं उन्हीं प्रिमिटिव्स पे। ठीक है, तो ये इसके मेंबर्स जो है ना, इसके जो मेंबर्स है, मिसाल के तौर पर इसका जो पहला मेंबर है इसका, वो 12 है। इटसेल्फ 12 इज अ नेटिव वेरिएबल। ठीक है, बट दिस इज अ मेंबर। सेकंड मेंबर एक स्ट्रिंग है जो कि नेटिव है। ठीक है, थर्ड मेंबर इज अ बूलियन जो कि नेटिव है। लेकिन इस पूरे को मिला के ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल। ठीक है, इटसेल्फ पूरा एरे मिलाकर इट इज नॉन प्रिमिटिव। और जो नॉन प्रिमिटिव है, मिसाल के तौर पर जो एरे है, एरे इटसेल्फ कोई चीज नहीं है, एरे इज जस्ट ए स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसके जो मेंबर्स हैं एरे के, आपने ये देखा है कि वो प्रिमिटिव ही हैं, वो नेटिव ही हैं। ठीक है, इसका तो इस चीज को मोस्ट प्रोबेबली आप बेहतर तौर पर समझ पाए होंगे। ये बात मैंने मेंशन इसी वजह से की। अच्छा जी, तो हमने क्या देखा कि इसमें जो जब ये वेरिएबल बनता है, तो इसमें मेमोरी एलोकेशन जो होती है वो सिर्फ कब होती है, जब ये स्क्वायर वाले ब्रैकेट आते हैं, जब होती है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब नेम्स के अंदर क्या चीज मौजूद है इस पॉइंट पे, चूंकि ये जस्ट एक स्ट्रक्चर है, तो नेम्स के अंदर वो एड्रेस मौजूद है जहां पे ये डेटा मेमोरी में सेव हुआ है। ठीक है, नेम्स के अंदर क्या मौजूद है, वो एड्रेस मौजूद है। ठीक है, नेम के अंदर वो पूरा ये एरे मौजूद ही नहीं है, उसका एड्रेसेस मौजूद है। अच्छा, अब नेम को जब मैंने ऐसे करके भेजा कॉपी के अंदर, तो कॉपी में क्या चीज चली गई, वही एड्रेस कॉपी में भी चला गया जो नेम्स के अंदर था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी मेरे प्रोग्राम के अंदर, तो यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन नहीं होगी। इसको आसानी से समझने के लिए मैंने जो जिक्र किया कि जब आप ये स्क्वायर ब्रैकेट देखेंगे, जब ही मेमोरी एलोकेशन होगी। ठीक है, ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा है। जब ये एक से दूसरे में भेज रहा हूं मैं वेरिएबल को, तो इसमें मेमोरी में कोई नई जगह एलोकेट नहीं होगी। मेमोरी में उतना ही रहेगा जो ये है ना, ये वाला, ये हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से, ये बिल्कुल स्टिल रहेगा ऐसे। ठीक है, वही एड्रेस कॉपी में भी चला गया। ठीक है जी। अच्छा, अब कॉपी के अंदर जब वही चीज चली गई है, तो जब मैं नेम को प्रिंट करता हूं, तो नेम में क्या मौजूद है, एक एड्रेस मौजूद है यहाँ का। वो जाता है उस एड्रेस पे, जो भी होता है उठा के लेकर आ जाता है। जब मैं कॉपी को प्रिंट करता हूं, तो इसमें भी सेम एड्रेस है, तो यहाँ जाता है मेमोरी में, उठा के उसको लेकर आ जाता है, जो भी होता है वहां पे। ठीक है, मैंने नेम में जब पुश किया, तो नेम्स में जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, नेम्स में क्या है, एक एड्रेस मौजूद है, तो वो उस एड्रेस पे जाता है, वहां जो भी होता है उसके लास्ट में एक आइटम पुश कर देता है। ठीक है, इसके अंदर कॉपी में पुश किया मैंने, तो कॉपी में भी क्या है, एक एड्रेस है, वो एड्रेस सेम है, वो दोबारा गया, पुश कर दिया। ठीक है जी। अब देखें, आप नोट करें, जब नेम में पुश हुआ तो भी उसी जगह पे पुश हो रहा है, जब कॉपी में पुश हुआ तो भी उसी जगह पे पुश हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, फिर मैंने नेम्स को प्रिंट किया यहाँ पे, तो अब ये उसी जगह पे गया दोबारा, जहां पे दो आइटम पुश हो चुके हैं पहले, ये उसी जगह पर गया, उठा के लाया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो उसमें वो दोनों आइटम मुझे शो हो रहे हैं उस प्रिंट के अंदर, 5 भी और 90 भी। कॉपी में जब मैंने किया तो भी सही हुआ, तो भी वही चीज हुई कि गया एक एड्रेस पे, जो कुछ था उठा के लेकर आ गया। ठीक है जी। तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, दोनों दफा में मेरे पास 9, 5 और 90 जो नंबर थे, वो दोनों मेरे पास प्रिंट हुए। ठीक है, ये बिहेवियर सब लोगों को समझ आया कि ये बिहेवियर क्या है, जो दोनों में मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये बिहेवियर क्या है। ठीक है, असल में ये एक फीचर है, काइंड ऑफ, इसको आप फीचर है ये जो जावास्क्रिप्ट की तरफ से, कि जब क्या करते हैं आप, जब स्ट्रक्चर बनाते हैं आप, ठीक है, जब आप नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल बनाते हैं या जब आप एरे बनाते हैं, तो क्या होता है कि उसको आप जब एक से दूसरे में भेजते हैं, तो वो मेमोरी को बचाता है, वो नया मेमोरी में जगह क्रिएट नहीं करता, उसी को वो रख लेता है।
ठीक है। तो सर एरे ऐसे क्यों होता है, स्ट्रिंग में ऐसे क्यों नहीं होता? जनाब इसका ये बिहेवियर है, इसको बाय डिजाइन ऐसा बनाया गया है, जब ही ये ऐसा है। ठीक है, ये खुद से नहीं है, इसको ऐसा बनाया गया है। ठीक है, जिन लोगों ने भी इसको बनाया है उन्होंने ऐसा ही बनाया है इसको। ठीक है जी। अच्छा अच्छा जनाब, तो सलील आप मौजूद हैं क्लास में? हाँ मौजूद है जी। आज आप थोड़ा सा लेट आए थे क्लास में, मैंने कहा यार पूछ लूं। नहीं सही बात है। I'm sick, so I woke up at like 8 and then I joined in that. अच्छा, आपके यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होता है जब क्लास स्टार्ट होती है? तो 7 in the morning. ओके ठीक है, तो आपके पास अभी सर्दियाँ ज्यादा हो चुकी हैं? हाँ अभी बहुत, और लाइक वेदर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी चल रहे हैं। सो मतलब इस साल मई में लाइक 50 डिग्री सेल्सियस। अभी मुझे किसी ने पर्सनल मैसेज किया कि सर टाइम तो ओवर हो चुका है। जी सलील क्या बता रहे थे आप? 50 डिग्री लाइक क्लाइमेट चेंज के वजह से बहुत सारी मसले हो रहे हैं। सो समर में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया था। कनाडा में कभी इतना नहीं जाता, यूजुअली इट्स लाइक 30s मैक्स। एंड एक पूरा टाउन जल गया फॉरेस्ट फायर्स में। अभी फ्लड्स आए। नहीं नहीं, ये तो गर्मियों की बात कर रहे थे हम। फिर बारिश के सीजन में इतनी बारिश आई कि ये जो एक्सप्रेस वे होते हैं जो लाइक स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं, वो के पूरे बह गए। मतलब ये mountains essentially collapsed because of the floods, and now we are in extreme cold. So everything this year has been extreme. So थोड़ी सर्दी खांसी. But I got a COVID test yesterday. आज result आया कि not COVID. So that's a good sign. और अभी कितना टेम्परेचर है वहाँ पर? अभी 6 डिग्री सेल्सियस, कुछ 4 डिग्री सेल्सियस। ओके अच्छा जी, तो बहुत सारे लोग बताना शुरू हो गए हैं। मेरा टाइम पे बिल्कुल भी नज़र नहीं किया कि टाइम पूरा हो चुका है। अच्छा तो हम फिर क्या करते हैं? अच्छा बिहेवियर तो सब लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। सलील आपको ये बिहेवियर समझ आया जो मैंने बताया? हाँ, लेकिन I would obviously watch today's lecture again from starting. ग्रेट, हाँ सही ही आपको शुरू से, क्योंकि आपने नहीं देखा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको थोड़ा सा शायद दोबारा से देखें तो आपको सही कॉन्टेक्स्ट मिले आपको। तो YouTube पे अपलोड करने वाले हैं या? हाँ मैं YouTube पे अपलोड करने वाला हूँ। अब Udemy पे क्योंकि इश्यूज हैं यार, वो मतलब काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, पता नहीं। Understandable. और उनका So are we closing the lecture here or are we still going on? हाँ हम आई थिंक क्लोज करना चाहिए, क्योंकि जब ये बिहेवियर हमने पढ़ लिया है, अब जब इसका वर्क अराउंड है वो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे लेक्चर अपना खत्म कर चुके हैं, जस्ट हम अभी लास्ट वर्ड्स कर रहे हैं। तो अगर किसी को अर्जेंटली जाना है तो वो जा सकता है, बट मैं कहूंगा कि थोड़ा रुके, लेक्चर थोड़ा सा हम सर यूट्यूब पे भी इशू आ रहा है, वीडियो के अंदर ना वीडियो ओपन नहीं हो रही, प्राइवेट क्या वाली इशू आ रहा है? पहले ओपन हुई सर, वीडियोस ओपन नहीं हो रही। जी सर, ईमेल आईडी वही है। तो बच्चा आप उसको ओपन करते हैं तो आपको क्या शो करता है वो वहां पर? सॉरी क्या दिखाता है? आपकी आवाज कट गई मोहम्मद सर। वो अनडिफाइंड दिखाता है, वो वीडियो ना उस पे ओपन नहीं हो रही उसमें, वो देखा मैंने। अच्छा तो सर ये मेरे पास भी प्रॉब्लम है। अच्छा देखें, कुछ लोगों की एक तो ईमेल्स उन्होंने ना गूगल का नहीं दिया था ईमेल, कुछ दूसरे ईमेल्स दिए थे, तो उनका तो मैं ईमेल अभी अपडेट करूंगा। और अभी मेरे पास टाइम है कुछ देर क्लास के बाद, तो मैं बैठकर ये चीज़ें फिक्स कर दूंगा जो जिनकी ईमेल जिन्होंने गलत दे दी थी। अच्छा जिन लोगों की ईमेल सही है, यानी कि गूगल की ईमेल आपने शेयर की है और आपके पास इशू आ रहा है, ये
बल्कि एक काम करते हैं ना जी, हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि हमारा ये लेक्चर खत्म हो चुका है और मैं अभी रिकॉर्डिंग भी स्टॉप करता हूँ। तो काइंडली आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और मुझे आप काइंडली दिखाएं कि किस तरह का आ रहा था, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि वो क्या है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं। हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग को एंड कर रहे हैं। बाय बाय, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। Sure जी, stop and how to stop recording. Okay.